हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। हाजिर हुई एक न्यू एफएफ के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। सो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स एंजॉय द एफएफ। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात के 2 बज रहे थे। शंघाई के सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक ही ऑफिस की लाइट जल रही थी, चांगसे इंटरप्राइजेस। फिंग चांगसे अपने पिता के विशाल बिजनेस साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, इकलौता उत्तराधिकारी। कम उम्र में ही उसने पूरे चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट संभाल लिए थे। लोग उसे गोल्ड अल्फा किंग कहते थे। गाइस, इससे तो क्लियर हो ही क्या होगा, स्टोरी ओमेगा वर्स है। फिंग के सामने बड़े बड़े सीईओज तक डरते थे, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन था। उसके पिता अक्सर कहते, अल्फा होने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना होता है। फिंग हर दिन खुद को और कठोर बनाता गया। एक शाम बीजिंग में एक बिजनेस मीटिंग रखी गई और फिंग वो हमेशा की तरह इस मीटिंग में गया। और हम देखते हैं कि ये मीटिंग जो थी बिजनेस मीटिंग, इसमें सभी बड़े बड़े कॉरपोरेशन के लोग आए हुए थे। उसमें एक थे विन कॉरपोरेशन और नी कॉरपोरेशन, लैंड कॉरपोरेशन। लैंड कॉरपोरेशन के साथ नई डील साइन होनी थी। सभी लोग फुसफुसा रहे थे। लैंड फैमिली का छोटा बेटा आया है, सुना है वो ओमेगा वर्स है, लेकिन उसकी प्रेजेंस किसी अल्फा से कम नहीं। गाइस, थोड़ा सा ना, मतलब इसको सुनते टाइम अपने आप को होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि ये फंक्शन ही है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो सब लोग कहते हैं कि लैंड फैमिली का छोटा बेटा वो एक ओमेगा है, बट उसका प्रेजेंस बिल्कुल अल्फा की तरह है। मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद और हल्के नीले कपड़ों में एक शांत सुंदर युवक अंदर आया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी, बट ऑब्जर्व करने का पावर शानदार। लहज़ैन। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिंग पहली बार किसी को देखकर अपना ध्यान खो बैठा। लैंज़ैन ने बिना मुस्कुराए कहा, मिस्टर विंग, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बदलनी होगी। सभी लोग एकदम डर गए, बाकी लोग, कि ये क्या बोल रहा है, ये विंग को बोल रहा है ऐसा। कोई भी विंग से इस तरह बात नहीं करता था, लेकिन विंग बस उसे देखता रह गया। अगले कुछ महीनों में दोनों बार बार मिलने लगे और हम देखते हैं कभी बिजनेस मीटिंग में, कभी आउटडोर मीटिंग के थ्रू, कभी ऐसे ही किसी फंक्शन में, पार्टी में। और हालांकि वो सभी पार्टीज़ और फंक्शन में बिज़नेस से रिलेटेड होते थे, क्योंकि विंग भी फालतू कहीं पे जाता नहीं था और लहज़ैन भी। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। लहज़ैन बाहर से शांत ओमेगा था, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। उसे किसी की दया पसंद नहीं थी। जो भी उसे सिर्फ ओमेगा समझकर कमज़ोर मानता, वह तुरंत उसे उसकी जगह दिखा देता। फिंग को उसकी यही बात पसंद आने लगी। धीरे धीरे उसकी ऑब्सेशन बढ़ने लगी। वह लहज़ैन की हर छोटी बात नोटिस करता। उसकी पसंद की टी, देर रात तक काम करने की आदत, थकने पर आंखें बंद करके पियानो सुनना, लेकिन लहज़ैन हमेशा दूरी बनाए रखता। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। लहज़ैन अकेला ऑफिस में काम कर रहा था जब अचानक बिजली चली गई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। फिंग अंदर आया, हाथ में अम्ब्रेला लिए। तुम अभी भी हाथ लो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। लहज़ैन ने बिना ऊपर देखे कहा, काम खत्म करना है। फिंग उसके पास आकर बैठ गया। तुम हमेशा खुद को इतना अकेला क्यों रखते हो? पहली बार लहज़ैन की आंखों में हल्की कमज़ोरी दिखी, क्योंकि लोग ओमेगा को इंसान नहीं, जिम्मेदारी या कमज़ोरी समझते हैं। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर विंग ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ लहज़ैन की तरह देखता हूँ। लहज़ैन ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। उस रात के बाद सब बदलने लगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। चांगसे फैमिली नहीं चाहती थी कि उनका उत्तराधिकारी किसी ओमेगा से इतना जुड़ जाए। वो जानते थे कि हाँ, उनके बेटे का शादी करवाना है। वो अल्फा है तो ऑब्वियसली एक ओमेगा से उसकी मैरिज होनी है, बट वो चाहते थे कि तब तक वो अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे रखे। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लैंड एल्डर्स को विंग का पॉजिटिव स्वभाव वो पसंद नहीं आ रहा था। इन दोनों के बारे में बातें इनकी फैमिली तक पहुंच चुकी थी। फिंग धीरे धीरे डार्क और प्रोटेक्टिव होता जा रहा था। जो भी लहज़ैन के करीब आता उसे हटाने की कोशिश करता। उसके राइवल्स अचानक कॉन्ट्रैक्ट्स हारने लगे। कई लोग समझ गए कि विंग किसी को लहज़ैन के आसपास नहीं देख सकता।
एक दिन लैंसन गुस्से में बोला, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो या कंट्रोल? विंग कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, शायद दोनों। कुछ दिनों तक दोनों ने बात नहीं की, लेकिन जब विंग एक डेंजरस बिजनेस अटैक में घायल हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो लैंसन है वो अपने बालकनी पे खड़ा सब कुछ सोच रहा था कि दोनों जब एक दूसरे से बात नहीं करते तो विंग की नज़रें बस उसको ढूंढती रहती, और जैसे ही उसकी नज़रें उससे मिलती और उसके अंदर की सारी तपिश, सारी खलिश वहीं पे शांत हो जाती। बट इनके बीच अभी भी बात नहीं हो रहा था, और अभी जैसे विंग को एक डेंजरस बिजनेस अटैक में घायल हो गया तब लैंसन से रहा नहीं गया, वो तुरंत भागा। और उसके पास हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे विंग वो बेहोश था। लैंसन सारी रात उसके पास बैठा रहता है। विंग आधी नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मत जाओ। लैंसन की शांत आंखें पहली बार नरम पड़ती है। मैं यही हूँ। उस घटना के बाद लैंसन समझ गया कि विंग का प्यार सिर्फ ऑब्सेशन नहीं था, वो सच में उसे अपनी दुनिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा मानता था। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे, एक शांत ओमेगा और एक खतरनाक अल्फा, चीन के सबसे पावरफुल बिजनेस कपल बन गए। लोग कहते थे कि चांगसे एम्पायर की असली ताकत पैसा नहीं बल्कि उनका बिजनेस माइंड है। और हम देखते हैं कि इसी तरह लैंसन और विंग वो दोनों अब एक साथ काफ़ी चर्चा में रहने लगे। हम देखते हैं तभी जो लैंसन के पेरेंट्स हैं वो लैंसन से बात करते हैं कि लैंसन, क्या तुम श्योर हो? तो लैंसन बोलता है, यस मॉम, आई एम श्योर। एंड गगा, उन्हें भी आप बता दीजिएगा। और फिर हम देखते हैं कि जो लैंसन के गगा हैं वो अभी अब्रॉड में हैं, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि इन दोनों की फैमिली अब एक दूसरे से मिल चुकी थी, बातें हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे अब पीछे नहीं हटने वाले। लैंसन और विंग की शादी पूरे बिजनेस वर्ल्ड की सबसे चर्चित शादी थी, लेकिन उस शादी में एक व्यक्ति नहीं आया, लैंसन का बड़ा भाई, क्योंकि वो अब्रॉड में था। और हम देखते हैं कि वो पर्सन भले आया नहीं था, बस उसकी बेस्ट विशेस वहाँ पे उनके साथ थी। और उधर देखते हैं कि जो लैंसन और विंग की शादी इतने शानदार तरीके से हुई थी कि पूरा चाइना उसको देखता रह गया था। हम देखते हैं कि जो लैंसन का बड़ा भाई था वो कई सालों से चीन के बाहर ऑरलैंड फैमिली के इंटरनेशनल ब्रांचेस संभाल रहा था। लैंसन ने बाहर से शांत रहकर सब संभाला, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे अपने भाई की कमी महसूस हुई। शादी के बाद सब कुछ शुरू में अच्छा लग रहा था, सब कुछ ठीक थी। विंग हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता। लेट नाइट मीटिंग्स के बाद वह लैंसन के लिए टी बनाता, उसे रेस्ट करने को कहता। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस प्रेशर बढ़ने लगा। विंग लगातार डेंजरस कॉर्पोरेट राइवल्स से लड़ रहा था। कई बार वह हफ्तों तक घर नहीं आ पाता। दूसरी तरफ लैंड एल्डर्स बार बार लैंसन से कहते, अल्फा हमेशा बिजनेस को फैमिली से ऊपर रखेंगे। ये बातें दोनों के बीच दूरी बढ़ाने लगी। और हम देखते हैं कि अभी विंग और लैंसन को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था, और यहाँ तक कि वो अपनी शादी के बाद उनका जो हनीमून था वो वहाँ से जस्ट कुछ दिनों में ही लौट आए थे। विंग अपना टाइम उसे देना चाहता था, बट वो पूरी तरह से अभी जो है इस सिचुएशन में, इस बिज़नेस के जो दलदल में है, बुरी तरह से फंस चुका था। हम देखते हैं एक दिन लेट नाइट को रात 12 बजे के करीब जो विंग है वो घर के लिए निकलता है, बट तभी उसे एक और कॉल आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लैंसन को कॉल करके बोलता है कि लैंसन, मेरा वेट मत करो, तुम सो जाना। तो लैंसन बोलता है, आज भी लेट होगा? तो विंग बस बोलता है, यस। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही अब उनके बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी। लैंसन, वो उसे किसी का साथ चाहिए था, वो एक ओमेगा था। और फिर हम देखते हैं कि ओमेगा है लैंसन, और क्योंकि वो एक ओमेगा है तो उसका जो हिट है वो ट्रिगर हुआ था। गाइस, ओमेगा का हिट ही होता है ना? अच्छा, जो भी हो, उसका जो ओमेगा साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका था। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो लैंसन को किस तरह बस संभाल रहा था। और विंग वो भी उस रात करीबन 1:12 हो चुके थे तब वो घर आता है। और फिर वो देखता है कि उसके रूम से ओमेगा के फेरोमोन्स जो है वो रिलीज़ हो रहे थे। वो तुरंत वहाँ पे गया और फिर वो देखा कि
जो लहसन है वो बाथटब के अंदर खुद को बैठा के रखा हुआ है और बस गोल शार उसमें लिए जा रहा है। और विंग तुरंत अंदर आता है, उसको बैक हक करता है और फिर बोलता है लहसन। तभी लहसन उसको देखता है और बस उसको देखते ही उसे उसके लिप्स को अपने लिप्स के साथ कैप्चर करता है और बस वो दोनों एक दूसरे को बिटली किस करने लगते हैं। और ना जाने कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं। और उनका हॉट सा सेशन वहीं बाथटब में स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उनका रोमांटिक सा सेशन चलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे दिन धीरे धीरे गुजर रहा था, बट उनके बीच की दूरियाँ वो दिन के साथ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी और बस बढ़ती जा रही थी। हम देखते हैं एक रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लहसन ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम बदल गए हो। विंग थक चुका था, गुस्से में बोला, मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ अपने एम्पायर के लिए। लहसन उसने ऐसे बोलते ही उसकी आंखें भर आई। उस रात पहली बार दोनों अलग कमरे में सोए। कुछ हफ्तों बाद विंग को पता चला लहसन वो प्रेग्नेंट था। वो बेहद खुश था। उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों फिर करीब आने लगे। गाइस, ये स्टोरी फंक्शन भी है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ इसके स्टार्टिंग को देख के जज ना करें, पूरी स्टोरी प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। विंग अक्सर उसके पेट पर हाथ रख कर कहता, हमारा बच्चा तुम्हारी तरह शांत होगा या मेरी तरह ज़िद्दी। लहसन हल्का मुस्कुराता, लेकिन किस्मत में उन्हें वो मौका ही नहीं दिया। एक राइवल कंपनी ने विंग के खिलाफ फेक एविडेंस फैलाया। कुछ फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स देखकर लहसन को लगा कि विंग ने उसे धोखा दिया है। एक्चुअल में विंग को उसमें ऐसा दिखाया गया कि वो किसी दूसरे ओमेगा के साथ इन्वॉल्व था और लहसन जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, बट धोखा कभी नहीं, और वो भी विंग से ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। हालांकि सच कुछ और था, लेकिन लहसन इस वक्त तो प्रेग्नेंट था। उसका मूड स्विंग वो अपने चरम सीमा पर था। वो छोटी छोटी बातों पे एकदम पैनिक करने लगता, उसे गुस्सा आने लगता। हालांकि ऐसा नहीं कि विंग की इसमें गलती नहीं है। विंग वो उसे एक बेहतर फ्यूचर देना चाहता था और अपने आने वाले जो उसका किड है उसको भी एक मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहता था। बट इसी बीच कहीं ना कहीं उसकी जो हस्बैंड वाली ड्यूटी थी वो कहीं ना कहीं छूट जा रही थी। और लहसन वो विंग का साथ चाहता। विंग अब सोचने लगा कि जैसे ही मतलब वो उसका जो बेबी आएगा तब से वो अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देगा, सिर्फ लहसन और अपने बेबी को। और फिर वो सोचता है कि बेबी के आने तक वो सारा सब कुछ मैटर सॉर्ट आउट कर दे। वो मन ही मन सोचता, मेरा लहसन वो बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो अकेला सब मतलब 10 लोगों के बराबर है। मेरा ओमेगा वो तो सारे अल्फाज से ऊपर है। वो हमेशा यही सोचता कि लहसन वो इतना कैपेबल है कि वो कुछ भी मतलब सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ संभाल लेगा। और वो बस यही सोचता कि किसी तरह अपने बिज़नेस के सारे वर्क को कंप्लीट करके वो सीधा लहसन के पास जाए। और जैसे इसका डिलीवरी हो जाएगा, जब उसका बेबी इस वर्ल्ड में आ जाएगा, तो विंग उस टाइम ये बिज़नेस से कुछ टाइम के लिए ऑफ लेगा और पूरा टाइम अपने लहसन और अपने बेबी के साथ स्पेंड करेगा। और ये वो लहसन को सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन लहसन की नज़र में कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था विंग उसे टाइम नहीं देता, और ये सच भी था। और इनकी बीच दूरियाँ बस बढ़ती जा रही थी। हम देखते हैं कि ऐसे करते करते जो मतलब ऐसे फ़ोटोज़ फेक फ़ोटोज़ थे, फेक एविडेंस, ये देख के लहसन का दिल एकदम बुरी तरह टूट गया। उसने उसी रात विंग को कॉल किया और फिर उसने कहा, विंग तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ये क्या है? विंग ने कहा, लहसन मैं आके सब बताता हूँ, ये सब कुछ फेक है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, राइट? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, राइट? बट लहसन वो कुछ नहीं बोल पाता। और हम देखते हैं कि उनके बीच की गलतफहमियाँ ऐसे बही रहती है और विंग वो सोचता है कि उसे जल्दी से ऑफिस से जाना होगा घर। बट हम तभी देखते हैं कि उसका जो सेक्रेटरी है नी हुसैन, वो आते हुए बोलता है कि सर एक और आपको मीटिंग अटेंड करना है। विंग बोलता है, नो वे, अभी इसी वक्त मुझे घर जाना है। तो फिर नी हुसैन बोलता है, सर अगर आप इस वक्त उसे अटेंड नहीं करते तो हमें अरबों का नुकसान हो जाएगा। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है हो जाए, बट मैं भी जा रहा हूँ। बट तभी उसके फादर विचंग से उसका कॉल आता है और फिर वो बोलते हैं, विंग इसको अटेंड करना ज़रूरी है इस मीटिंग को, और मैं इस वक्त आ नहीं सकता, तो तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा और देखना कि कोई गड़बड़ ना हो।
विंग वो बेचारा फंस जाता है और उसे उस रात भी वहीं पे रुकना पड़ता है। और उधर हम देखते हैं कि लैज़ान, उसकी कंडीशन अब कुछ ठीक नहीं थी और उसे ऐसे ही धीरे धीरे जो डिलीवरी के लिए जो पेन होता है वो स्टार्ट हो चुका था। और डिलीवरी वाले दिन भी हम देखते हैं दोनों के बीच की गलतफहमियाँ बनी रही, क्योंकि विंग उस रात लौट नहीं पाया था और वो आके उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि बारिश, उस दिन खूब बारिश हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी और विंग वो हॉस्पिटल पहुंचा। अंदर डॉक्टर्स भाग रहे थे। कुछ देर बाद एक छोटे बेबी की रोने की आवाज़ आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी अल्फा है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर की आंखें झुक गई। विंग का दिल रुक सा गया। वो स्माइल करते हुए बोला कि डॉक्टर, मेरा लैज़ान वो ठीक है ना? बेबी तो ठीक है, बट मेरा लैज़ान वो ही इज़ ऑलराइट, राइट? तभी जो डॉक्टर है वो खामोश रहे। विंग का दिल धक सा हुआ। मैडम लैन वो भी वहाँ पे थी और फिर वो बोलती है कि डॉक्टर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा लैज़ान, मेरा बेबी, मेरा लैज़ान और ठीक है ना? हाँ, मेरा लैज़ान ठीक है ना? और फिर तभी डॉक्टर वो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि लैज़ान वो अब नहीं रहे। और बस शॉक्ड मैडम लैन, विंग के पेरेंट्स, फिर चंग्स लैन, सब एकदम शॉक्ड। और विंग वो पूरी तरह से टूट गया। वो बस घुटने के बल बैठ गया और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो बस रोता रह गया कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। लैज़ान तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम कैपेबल थे, तुम सब कुछ संभाल सकते थे, तुम ऐसे नहीं कर सकते। लैज़ान प्लीज़, ऐसे नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़ के, अपने बेबी को छोड़ के। लैज़ान तुम ऐसे नहीं हो, तुम मेरे स्ट्रांग ओमेगा हो। तामद तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं सोचा था कि अब से मेरा सारा टाइम तुम्हारा होगा, हमारे बेबी का होगा, हमारा छोटा सा दुनिया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उसके सामने उस सारे फ्लैशेस आने लगते हैं। लैज़ान से उसके पहले मुलाकात उस बिज़नेस मीटिंग में, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, लैज़ान की वो हंसी, उसके शोल्डर पे सर रखना, शादी के लिए अपने फैमिली को मनाना, फिर उनकी वेडिंग नाइट, फिर उन दोनों का एक साथ वाला टाइम, सब कुछ। उस दिन के बाद विंग पूरी तरह टूट गया। उसके पूरे हाव भाव सब बदल चुके थे। वो घंटों नर्सरी में बैठा रहता, छोटे युवान को गोद में लिए। बेबी अल्फ़ा का नाम युवान रखा गया था। हालांकि जो लैज़ान का फ्यूनरल और बाकी सब, इस सब के टाइम उसका जो नामकरण है उसके लिए कोई पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। फिंग बस फ्रीज सा बैठा रहा। जब उसने लैज़ान को देखा, जब उसका फ्यूनरल हो रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सब कुछ देख रहा था बट वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसका माइंड कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इवन मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था गाइस। ऐसा कई बार होता है, देखिएगा ना कि आप लोग जब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं ना, आप सब देखते हैं बट आपको कुछ समझ में नहीं आता, कैसा रिएक्ट करना है वो भी नहीं समझ में आता। और फिंग उस कंडीशन में जा चुका था। उसकी वो रोए भी तो कैसे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक से उसे जैसे ही सब कुछ फ्लैशेस आने लगता है, वो बोलता है लैज़ान तुम नहीं जा सकते ऐसा करके मुझे छोड़ के। लैज़ान मैं गलत था, मैं सोचा मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। एक बार जब हमारा बेबी आ जाएगा हम दोनों बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। देखो मैंने अपना नाम भी क्लियर कर लिया। वो सारे एविडेंस फेक थे, वो सारे फ़ोटोज़ फेक थे। देखो सब कुछ बस मैं उस रात आना चाहता था, मैं नहीं आ पाया। मैं क्यों नहीं आया? और बस यही वो बोलता रह गया। अब लैज़ान के गए कुछ वीक्स गुजर चुके थे। फिंग उसने बिज़नेस ऑलमोस्ट छोड़ दिया। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। वो अक्सर ईवान से कहता, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसके जैसी है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि जैसे ही लैज़ान के ब्रदर को ये बात पता चला कि उसका ओमेगा भाई लैज़ान नहीं रहा, वो गुस्से से तिलमिला उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? लैज़ान वो उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वो बोलता है, मदर क्या आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, अगर वो बंधन था, इतनी कॉम्प्लिकेशन थी तो आप लोग ने उसे लैंड मिशन क्यों नहीं लाया? हाँ, और
आप एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ उसे कैसे दे सकते हो? वो वो अपने उन टाइम में भी अकेला रहा। हाँ, और हम देखते हैं कि उसकी आंखें, उसमें खून उतर चुकी थी। तभी जो लैंसन की मदर है वो बोलती है कि फॉन्जी शांत हो जाओ। फॉन्जी जो हमारे सेकंड मेल कैरेक्टर है वो बोलता है, मदर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं शांत हो जाऊं? मेरा लैंसन नहीं रहा और आप बोल रहे मैं शांत हो जाऊं? और फिर उसकी मदर बोलती है, तुम अभी अभी चीन से लौटे हो, चाइना लौटे हो, तुम कुछ टाइम रेस्ट करो। बट उसने कहा नहीं, मुझे उससे मिलना है। फिर हम देखते हैं कि फॉन्जी जब उसने अपने भाई की तस्वीर के सामने खड़े फिंग को देखा, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। और फिर उसने कहा, जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम उसके साथ नहीं थे। हाँ, और अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फिंग चुप रहा, क्योंकि उसे भी हर दिन यही पछतावा खाता था, लेकिन वो क्या कर सकता था। और हम देखते हैं कि फिंग वो कुछ ना बोल पाया, उसने अपना सर बस नीचे करके रखा और फॉन्जी वो बस उसे देखते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और बोलता है, तुम वही फिंग हो ना जिसने मेरे भाई से शादी करने के लिए सब कुछ एकदम, तुम पूरे हमारी फैमिली को, जो तुम्हारे अपोज थे, सबको कन्विंस किया। इवन लैंसन वो पूरी तरह तुम्हारे प्यार में था और तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम इतने क्या जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम जानते हो तुमने क्या किया है, तुम जानते भी हो। और हम देखते हैं कि जो फिंग है वो बस सर नीचे करके रखता है और बस धीरे धीरे कुछ मटर करता है, I'm sorry लैंसन। लेकिन हम देखते हैं कि फॉन्जी वो बोलता है कि तुम इस बिजनेस एम्पायर के चलते तुमने मेरे भाई को ऐसे कंडीशन में छोड़ दिया, मैं तुम्हारे पूरे एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं फिंग वो बस कुछ नहीं कहता, वो वहीं पे खड़ा रहता है। लैंसन के मौत के बाद फिंग पहले ही टूट चुका था, लेकिन असली तूफान तब आया जब लैन वांगजी ने चांगसे एम्पायर के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया। उसने एक एक करके फिंग के बड़े इन्वेस्टर्स को अपने तरफ करने लगा। जो भी इन्वेस्टर उसके पीछे थे वो सब पीछे हटने लगे। इंटरनेशनल डील्स को वो कैंसिल करवाने लगा, बोर्ड मेंबर्स को वो डराने लगा। सब जानते थे इसके पीछे सिर्फ एक इंसान था, और बट उसका नाम लेने का हिम्मत किसी में नहीं था। वो बिजनेस वर्ल्ड में अपने शांत लेकिन रूथलेस फैसले के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे अगर लैन वांगजी किसी को गिराना चाहे तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक रात विंग अपने लगभग खाली ऑफिस में बैठा था, तभी दरवाज़ा खुला। लैन वांगजी अंदर आया, काले कोट में, ठंडी आंखों के साथ। उसने टेबल पर कुछ फाइल्स फेंकी। चांगसे एम्पायर अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। फिंग ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? लैन वांगजी की आवाज़ भारी थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना भाई खोया। कमरे में खामोशी छा गई। फिर लैन वांगजी ने एक और बात कही जिसने फिंग को हिला दिया कि युवान मेरे भाई लैंसन का बेटा है। युवान मेरे साथ, हमारे साथ लैन मैंशन जाएगा। फिंग तुरंत खड़ा हो गया, नहीं। तभी जो वांगजी था वो कहता है, मैं उसका अंकल हूँ। और तभी विंग चिल्लाता है, और मैं उसका फादर। पहली बार दोनों अल्फाज आमने सामने थे, लेकिन विंग जानता था कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो इवान का फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाता। कुछ दिनों बाद मीडिया में एक शॉकिंग खबर फैल गई कि जो विंग है उसका बिजनेस एम्पायर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हम देखते हैं कि जो विंग है वो लैंसन के जाने के बाद बहुत अपसेट रहता, उसको याद करता, बस रोते रहता, बोलता, लैंसन, लोग तो एक दूसरे को सपना दिखाते हैं, मैंने तो तुम्हें सपनों का पूरा गार्डन ही दिखा दिया ना। देखो मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। आज मेरा हाथ खाली है, ना तुम हो
और ना वो बिजनेस जिसके लिए मैं तुम्हें चूज ना कर सका, और इवन इवन मेरा छोटा युवान, हमारा युवान, कहीं मैं उसको भी ना खो दूं। लंजर, बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत। काश काश मेरे आंसुओं की कोई जुबां होती जो मेरी बातों को तुम तक पहुंचा पाता। सारी गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, बट मुझे लगा कि तुम सब हैंडल कर लोगे, तुम सब कुछ कर सकते थे, तो तुमने मुझे छोड़कर जाना क्यों चुना? हमारे बेबी के लिए रुक जाते ना तुम इतने हार्टलेस नहीं थे, इतने मर्सीलेस नहीं थे। तुम मेरे लहजान थे, मेरे लहजान। पता है युवान, उसे मैं संभालता हूँ, जब रोता है तो सोचता हूँ अगर तुम होते तो तुम उसे कैसे कैसे संभालते। वो जब भी रोता है ना, मेरा दिल पसीज जाता है। वही तो है मेरे पास तुम्हारी इकलौती और आखिरी निशानी। लहज़त, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरी गलती की कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती थी? क्या इतना बड़ा सजा देना जरूरी था? क्या मेरा भगवान मेरे से इतना नाराज था कि सिवाय तुम्हें मुझसे छीनने के वो मेरे लिए कोई दूसरा पनिशमेंट नहीं निकाल पाए? और अगर भगवान ने मेरे लिए ये सबक चूज किया ना, तो उन्होंने ना बहुत गलत किया, क्योंकि किसी इंसान से उसकी सब कुछ लाइफ फोर्स तक छीन लेना और बस उसे सांस लेने के लिए छोड़ देना, ये बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत। लहज़ान, तुम सुन रहे हो राइट? देखो, अब ये एम्पायर भी कोलैप्स होने वाला है। काश उस रात में तुम्हारे पास आ जाता, काश उस रात में तुम्हारे पास आ जाता। मैं एम्पायर को बचाने के लिए रुका, बट अब वो भी नहीं रहा, और तुम भी मेरे ना रहे। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ऐसे ही विंग वो शॉक्ड था, क्योंकि हम देखते हैं कि इवान के कस्टडी के लिए उनके पास नोटिस आया हुआ था। और जैसे विंग ने ये देखा, विंग बोला नो वे, मैं अपने इवान को किसी को भी नहीं दूंगा। तभी उसकी मदर चांगसेन बोलती है कि हाँ, हम हमारे इवान को किसी को नहीं देंगे। विंग, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि वो देख रही थी कि कैसे लहज़ान की याद में विंग वो पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए वो बोलती है कि हम हमारे इवान को किसी को नहीं देंगे, वो हमारा पोता है। और हम देखते हैं दूसरे साइड जो लैन फैमिली थी वो पूरी तरह से फोर्स लगा चुकी थी। तभी फोंगजी वो बोलता है कि हाँ, मैं युवान को लेकर रहूँगा। और उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ, हमारे लैंसन की आखिरी निशानी को लेकर आओ, फोंगजी उसे तुम लेकर आओ। और तभी विंग कुछ सोचता है, विंग सोचता है कि वो इस केस को लड़ेगा। फिर तभी फोंगजी कुछ ऐसा करता है, वांग सोचता है कि उसने लैंसन से शादी किया और उसको तिल तिल तरपाया, तब तक तरपाया जब तक कि उसकी सांस नहीं निकल गई। उसने दुनिया से रुखसती नहीं ले ली, तब तक उसने उसे तरपाया। तो मैं उसे इतने आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? फिर वांग सोचता है कि अब मैं जो करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते, फी फू शियन। और हम देखते हैं उधर अब विंग के सामने एक और डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। विंग उसको देखकर शॉक्ड, क्योंकि वो पेपर्स था पॉलिटिकल मैरिज का। यस, फोंगजी एक डोमिनेंट अल्फा, विंग जो कि अल्फा था, डोमिनेंट अल्फा। और इन दोनों की मैरिज, पॉलिटिकल मैरिज, जो कि फोंगजी ने विंग के पास एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, विंग वो पहले नहीं माना। और फिर फोंगजी वो उसके सामने बैठा था और वो बोलता है, विंग, तुम ये सोचते हो कि युवान, अगर इसके कस्टडी के लिए तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम जीत जाओगे,
तो तुम्हें भी इस बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा ना कि मेरी पावर कहाँ तक है। तुम चाइना में भले ही एक टाइम पर रूल करते थे, लेकिन अब तुम्हारी औकात मेरे जूतों के नीचे भी नहीं है। विंग ये सुन के उसका मुट्ठी तुरंत क्लेंच कर जाता है। फिर वांग सोचता है, तुम्हें मुझसे पॉइंट का मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट युवान, अगर तुम चाहते हो युवान वो तुम्हारे साथ रहे, तो अच्छा होगा कि तुम इस मैरिज के लिए एग्री करो और मेरे पार्टनर, मेरी ब्राइड, गाइस एक अल्फा को ऐसा बोलना एज अ ब्राइड वो उसके सम्मान पे ठेस पहुंचाना जैसा है। तो वो बोलता है कि एज अ माई ब्राइड तुम लैंड मैंशन में आओ, क्योंकि लैंसन वो तो चांग से मैंशन में था ना, अब वो विंग को बोलता है कि तुम लैंड मैंशन आओ। और बस ये बोलते हुए वो उसको एक कोल्ड लुक देता है और बस वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वी चांग से, उन्होंने सब सुन लिया था। वो बोलते हैं विंग तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो मैडम मतलब कि जो वी चांग से हैं उनकी वाइफ वो आके बोलती है, बेबी देखो तुम्हें उनके मसले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लहजान जितना अच्छा था उसका भाई ये उससे कई ज़्यादा टेढ़ा है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो विंग है वो बोलता है बट मामा मेरा युवान, मैं पहले लहजान को खो चुका हूँ और अगर मैं ये पर्टिकुलर मैच नहीं करता तो कोई उम्मीद नहीं है कि अगर बच्चे की कस्टडी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ चाइना में मुझे बिजनेस वर्ल्ड में पहचान ज़्यादा था एक रूलर की तरह, बट उसने हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और मैं इवान को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद मीडिया में एक शॉकिंग खबर फैल गई। लैंड कॉर्पोरेशन और चांग से एम्पायर मर्जर करने वाले थे और उसके साथ एक पॉलिटिकल मैरिज की अनाउंसमेंट भी थी। विंग ने यह फैसला मजबूरी में लिया। उसने सोचा अगर इससे इवान उसके साथ रहता है, सुरक्षित रहता है, तो वो ये शादी कर सकता है, क्योंकि इसके बदले में जो वांगजी ने उनका जो कंपनी लिया था उसने कहा था वो भी उसे छोड़ देगा। और यही सोचकर विंग सोचता है कंपनी भी बच जाएगी तो वो सब कुछ सह लेगा। शादी बहुत शांत तरीके से हुई, कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस दो लोग जो दर्द, गिल्ट और लॉस से जुड़े थे। शादी के बाद भी उनके बीच दूरी बनी रही। लैंड वांगजी बाहर से हमेशा कोल्ड रहता, लेकिन वह इवान को बेहद ध्यान रखता। धीरे धीरे विंग ने नोटिस किया कि इवान उसके साथ सुरक्षित महसूस करता है। एक रात इवान बुखार से रो रहा था। इवान बहुत छोटा है, अभी 1 महीने का। विंग पूरी रात जागा रहा। सुबह उसने देखा लैंड वांगजी क्वाइटली किचन में जो है वो मेडिसिन सूप तैयार कर रहा था। उस पल पहली बार विंग को महसूस हुआ लैंड वांगजी सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो भी अपने भाई को खोने के दर्द से टूट चुका था। समय के साथ दोनों की नफरत वो बस एकदम आग में जैसे चिंगारी जलते रहता है ना, वैसे ही चलते रहता है। लैंड मैंशन बाहर से हमेशा की तरह शांत और भव्य था, लेकिन उसके अंदर विंग के लिए हर दिन भारी होता जा रहा था। पहले लैंसन की मदर उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। वह अक्सर कहती थी सैम ने सही इंसान चुना है। बिल्कुल, लेकिन लैंसन के जाने के बाद सब बदल गया। अब जब भी वो विंग को देखती उनकी आंखों में दर्द और शिकायत दोनों दिखाई देते। एक शाम डाइनिंग हॉल में सब साथ बैठे थे। इवान जो है वो विंग के गोद में था, लेकिन अचानक उसकी नज़र जो है जो लैंड वांगजी की मदर की जो नज़र है वो विंग पर पड़ी। उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर उस दिन तुम उसके साथ होते शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। पूरा कमरा शांत हो गया। विंग के हाथ हिल के काँप गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह खुद भी हर दिन यही सोचता था। धीरे धीरे सर्वेंट्स भी फुसफुसाने लगे कि जो फॉर्मर चांग से हेयर है वो अब सिर्फ लैंड फैमिली के नाम पर जी रहा है और उसकी इज्जत तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, नौकरों से भी कई गुजरी हालत है उसकी। विंग सब सुनता और चुप रहता। उसने विरोध करना वो कभी किया ही नहीं। रातें वो और ज़्यादा मुश्किल होती। इवान के सो जाने के बाद
मैंशन अजीब तरह से खाई लगने लगता। वो धीरे धीरे बालकनी से नीचे आता और फिर लैनसन के भरे से तस्वीर के सामने अकेला बैठा रहता। ठंडी हवा चलती और बस एक दिन वो ऐसे बैठा था, तभी उसके पीछे फुट स्टेप सुनाई दिए। पीछे लैन वांगजी। वह कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। फिंग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर फिर इंसल्ट करने आए हो तो कर लो। लेकिन इस बार लैन वांगजी कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ देखा कि विंग वो कितना बदल चुका है। वह एरोगेंट अल्फा जो कभी पूरे बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करता था, अब बस अपने गिल्ट के साथ जी रहा था। कुछ पल लैन वांगजी क्वाइटली वापस मुड़ा और उसको देख के वहाँ से चला गया। ऐसा कई रातों तक होने लगा। कभी विंग लाइब्रेरी में अकेला सो जाता, कभी नर्सरी में युवान को पकड़े बैठा रहता, और हर बार लैनसन चुपचाप आता लैन वांगजी और उसे देखता, फिर बिना कुछ कहे चला जाता। एक दिन हम देखते हैं कि जो लैनसन था, लैन वांगजी था, उसको अपने भाई को खोने का गम अभी भी अपने अंदर ही था। फिंग एक दिन जो है, जो ग्लास रहता है, वो जब पानी पी रहा था तभी सडन उसे पीछे से वांगजी के फुटस्टेप सुनाई दिए और सडन उसके हाथों से वो ग्लास टूट गया। और जैसे ही वांगजी ये देखा, उसने कहा, क्या तुम एक काम भी सही से नहीं कर सकते? और तभी जो वांगजी है वो चुपचाप ग्लासेस को उठाने लगा। वांगजी को ये देखिए इतना गुस्सा चढ़ा कि ये कर क्या रहा है। और तभी उसने अचानक से उसके हाथ को पकड़ा और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता? और फिंग के हाथों में वो कांच जो है वो गिर जाता है, चुभ जाता है और उससे ब्लीडिंग होने लगता है। वांगजी ये देखता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि डिस्गस्टिंग, और वहाँ से वो निकल जाता है। हम देखते हैं उस रात फिंग को तेज़ बुखार आता है। वह बेबी युवान के पास ही सो जाता है और हम देखते हैं कि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है। सर्द सुबह थी। लैन मैशर के गार्डन में हल्की धुंध फैली हुई थी। नर्सरी के अंदर 5 महीने का युवान अपने छोटे छोटे हाथ हिला रहा था। फिंग चुपचाप उसे गोद में लेकर बैठा था। उसका चेहरा पहले से और शांत और खाई लगने लगा था। 2 महीने हो चुके थे उसकी और लैन वांगजी की शादी को, लेकिन उनके बीच अब भी दीवारें थी। उस दिन ब्रेकफास्ट हॉल में सिर्फ कुछ लोग मौजूद थे। लैन वांगजी की मदर अचानक धीमी आवाज़ में बोली, वांगजी, तुमने उसे शादी सिर्फ ईवान को इस परिवार में रखने के लिए किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, अब जब सब स्टेबल हो चुका है, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को पार्टनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि पहले से ही तुम्हारे भाई के उस कंडीशन का जिम्मेदार हो। तो अभी टाइम आ चुका है कि तुम किसी ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में लाओ जो तुम्हें सच में चाहे। फिंग ने ये बात साफ साफ सुन ली, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, न गुस्सा, न दुख, न विरोध। बस क्वाइटली ईवान की बॉटल उठाकर उसे फीड करने लगा। ये देखकर लैन वांगजी की नज़र उस पर पड़ी और उसके इस रिएक्शन को देखकर उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई। उसे लगा था फिंग कम से कम कुछ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन सामने बैठा इंसान जैसे हर भावना को खो चुका था। कुछ देर बाद फिंग बिना कुछ कहे उठकर चला गया। रात को लैन वांगजी वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि फिंग फ्लोर पर बैठा था। युवान उसके गोद में सो रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में फिंग बहुत थका हुआ लग रहा था। और फिर हम देखते हैं लैन वांगजी वहाँ पे आया और धीमे से स्वर में पूछा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा? फिंग ने कुछ सेकंड चुप रहकर जवाब दिया, अब फ़र्क पड़ने से क्या बदल जाएगा? उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। तभी जो वांगजी वो बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत उसके साथ गलत किया है? हाँ, और तुम ऐसे हर दिन जी रहे हो, सांस ले रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो। तुम्हें शर्म हया जैसे कोई जो चीज़ होता है तुम्हें है या नहीं? तो विंग ने यहाँ पे कुछ बोला। गाइज, ये मेरा खुद का लिखा हुआ शायरी है, आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो जैसे ही वांगजी ने कहा, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता उसके लिए, सॉरी फील नहीं होता? तो फिर फिंग बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है गलत या सही, जब वो ही नहीं
और बस उसकी आंखें ऊपर सीलिंग में दिखने लगती है और वहाँ से वांगजी चुपचाप निकल जाता है। ये जवाब सुनकर लैन वांगजी के अंदर अजीब बेचैनी हुई, क्योंकि उसने हमेशा विंग को स्ट्रॉन्ग प्राउड अल्फा की तरह देखा था। लेकिन अब अगर कोई उसे छोड़ने की बात करता तो भी विंग बस चुप रह जाता, जैसे उसे खुद की परवाह रह ही नहीं गई हो। उस रात पहली बार लैन वांगजी को एहसास हुआ शायद उसने बदला लेते लेते विंग को सच में तोड़ दिया था, और ये एहसास उसे उम्मीद से ज़्यादा परेशान कर रहा था। और हम देखते हैं कि जो विंग है वो युवान को देखता और उसके साथ बातें करता। युवान, तुम्हारे डैड लैन वांगजी वो बहुत स्ट्रांग थे, तुम भी उनकी तरह बनना, ठीक है बेबी? बट उनकी तरह कभी मुझे छोड़ के मत जाना, कभी भी नहीं। और ऐसा बोलते ही उसकी आंखों के पूर्व से आंसू गिरके नन्हे से युवान के हाथों में गिरा। भी जो फिंग चांग से पूरा दिन बोर्ड रूम्स में बिताता था, उसके एक फैसले से मार्केट बदल जाती थी, लेकिन अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वह युवान को गोद में लेता, उसे दूध पिलाता, उसके टॉयज़ को ठीक करता और घंटों उसे सुलाने की कोशिश करता। लैंड मैंशन के सर्वेंट्स भी धीरे धीरे समझ गए थे कि पहले जो कोड अल्फा किंग था अब अपने बेटे के लिए पूरी तरह बदल चुका था। हालांकि विंग ने ऑफिस जाना लगभग छोड़ दिया था, फिर भी कभी कभी वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता। एक दिन वह स्टडी रूम में लैपटॉप के सामने बैठा था। युवान उसके गोद में सो रहा था। स्क्रीन पर चांगसे एम्पायर के पुराने मेल स्टाफ उससे बिजनेस अपडेट्स डिस्कस कर रहे थे। सर, अगर आप वापस हैंडलिंग शुरू करें तो। इतने में दरवाज़ा खुला। लैन वांगजी अंदर आया। उसकी नज़र सीधे स्क्रीन पर गई, फिर उन मेल एम्प्लॉयज़ पर टिक गई। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। मीटिंग के लोग तुरंत ऑकवर्ड हो गए। लैन वांगजी धीरे से विंग के पीछे खड़ा हो गया और काम लेकिन भारी आवाज़ में बोला, मीटिंग ख़त्म करो। विंग ने उसकी तरफ देखा। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, मैंने कहा ख़त्म करो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि स्क्रीन के उस पार बैठे लोग भी चुप हो गए। विंग ने आखिर मीटिंग बंद कर दी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर लैन वांगजी बोला, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। विंग ने बहस से ली, मैं हमेशा से काम करता आया हूँ। लैन वांगजी उसके पास झुककर बोला, तुम्हें जितना मनी चाहिए मिलेगा, बस युवान का ध्यान रखो। बात सुनने में नॉर्मल लग रही थी, लेकिन विंग उसकी आंखें पढ़ चुका था। ये सिर्फ कंसर्न नहीं था, जेलसी थी। विंग ने धीरे से कहा, तुम्हें पसंद नहीं कि मैं ऐसे अपने वर्क को करूं? लैन वांगजी और कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने नज़रें दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन उसका जॉ टाइटन हो गया। असल में उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। जब कोई मेल स्टाफ विंग के करीब खड़ा होता है उसे इरिटेशन होती है। जब विंग हल्का मुस्कुराकर किसी से बात करता है उसका मूड ख़राब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब विंग उसे बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता। और हम देखते हैं उस रात विंग नर्सरी में युवान को सुला रहा था। युवान उसकी उंगली पकड़कर हंस रहा था और उसे देखकर विंग को लहजान के बारे में याद आने लगी कि कैसे अक्सर जो लहजान था रात को सोते टाइम अपने विंग के फिंगर्स के साथ वो लॉक कर लेता था। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। युवान अब हंसने लगा था। पूरे मैंशन में उसकी छोटी छोटी आवाज़ें गूंजती रहती। और सबसे अजीब बात, जब भी युवान रोता वह सबसे पहले विंग को ढूंढता। एक दोपहर विंग नर्सरी में बैठा टॉयज अरेंज कर रहा था। युवान ब्लैंकेट पर पेट के बल लेटा हुआ था। तभी एक यंग मेल सर्वेंट अंदर आया। सर, ये डॉक्यूमेंट साइन। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि पीछे से ठंडी आवाज़ आई, बाहर जाओ। दोनों ने मुड़कर देखा। लैन वांगजी दरवाजे पर खड़ा था। सर्वेंट तुरंत डरकर बाहर चला गया। विंग ने हल्की लेकिन थकी आवाज़ में कहा, वो सिर्फ फाइल्स देने आया था। लैन वांगजी धीरे धीरे उसके पास आया। तुम उसके साथ हंस क्यों रहे थे? विंग कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, मैं सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा था। लेकिन ये जवाब सुनकर भी लैन वांगजी शांत नहीं हुआ। उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसके अंदर ऐसे अजीब रिएक्शन क्यों होता है। उस रात मैंशन में एक फॉर्मल डिनर था। कई बिजनेस पार्टनर्स आए हुए थे। विंग यूजुअली ऐसे इवेंट्स अवॉइड करता था, लेकिन लैन एल्डर्स के इंसिस्ट करने पर उसे आना पड़ा। काले कपड़ों में शांत चेहरे के साथ वह अब भी बेहद आकर्षक लग रहा था। कई लोगों की नज़रें उस पर टिक गई। एक बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर विंग,
अगर आप फिर बिजनेस ज्वाइन करें तो मार्केट फिर बदल सकती है। विंग बस ब्राइटली मुस्कुराया, लेकिन दूर खड़ा लैन वांगजी ये सब देख रहा था। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास धीरे धीरे टाइटन होने लगा। डिनर खत्म होने के बाद उसने विंग को हॉलवे में रोक लिया। तुम्हें वहाँ इतनी देर रुकने की ज़रूरत नहीं थी। विंग थक चुका था। उसने कहा, मैंने सिर्फ बात की। तुम्हें पता है लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? विंग ने पहली बार इरिटेशन से उसकी तरफ देखा। तो क्या करूं, सबसे बात करना बंद कर दूं? लैन वांगजी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी लेकिन पॉजिटिव आवाज़ में बोला, हाँ। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। विंग उसकी आंखों में देखता रह गया। उसने पहली बार साफ महसूस किया लैन वांगजी का गुस्सा सिर्फ पुराने दर्द की वजह से नहीं था। उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस रात विंग बालकनी में अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर पीछे उसे कुछ एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस लैन वो युवान को सुला रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो कुछ टाइम वांगजी को देखता है जो नीचे बैठा हुआ था। वांगजी और लैंसन, इनका जो फेस का स्ट्रक्चर था वो लगभग दिखने में लगता था कि सेम है, बट एक ओमेगा था और एक अल्फ़ा। फिर वांगजी और उसका पॉजिटिवनेस ये देख कर ना कई बार विंग को वो सोचता कि काश ये लैंसन होता। फिर उसे एहसास होता, नहीं, वो वांगजी है, वांगजी, और वो एक अल्फ़ा है। हम देखते हैं कि विंग वहाँ पे अभी भी खड़ा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पे अचानक से लैन वांगजी आया और फिर हम देखते हैं कि विंग जैसे ही उसे देखा वो तुरंत वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा लैन वांगजी ने अनजाने में उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों रुक गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर लैन वांगजी ने धीरे से हाथ छोड़ दिया। विंग कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फ्रीज्ड कि क्या हुआ। उसकी कलाई पर अब भी लैन वांगजी की पकड़ की गर्माहट थी, लेकिन अगले ही पल युवान ज़ोर से रोने लगा। विंग तुरंत नर्सरी की तरफ चला गया जहाँ पे मिसेस लैन थी। लैन वांगजी पीछे खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। नर्सरी की हल्की पीली रोशनी में युवान रोते रोते लाल हो चुका था। विंग ने जल्दी से उसे गोद में उठाया। श्श, युवान, शांत हो जाओ बेबी, फादर यही हैं। कुछ ही सेकंड में बच्चा शांत होने लगा। दरवाजे के पास खड़ा लैन वांगजी चुपचाप ये पूरा सीन देख रहा था। उसे हमेशा अजीब लगता था, इतना पावरफुल अल्फ़ा इतनी सॉफ्टनेस से बच्चे को कैसे संभाल सकता है। उस रात इवान को हल्का फीवर हो गया। विंग पूरी रात जागता रहा। कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता, कभी उसे लोरी सुनाता। सुबह के करीब विंग खुद थककर बेड के किनारे झुक गया था। इवान उसके बाह पकड़कर सो रहा था। लैन वांगजी धीरे से कमरे में आया। उसने कुछ पल दोनों को देखा, फिर पहली बार बहुत सावधानी से ब्लैंकेट उठाकर विंग के कंधों पर डाली। लेकिन जैसे वह पीछे हटने लगा विंग की आंखें खुल गई। दोनों की नज़रें मिली। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ सेकंड बाद विंग धीमे स्वर में बोला, तुम मुझे समझ नहीं आते। लैन वांगजी की उंगलियां हल्का और टाइट हो गई। क्या मतलब? विंग थकी आंखों से उसे देखता रहा। कभी तुम मुझे तोड़ देते हो, कभी ऐसे बिहेव करते हो जैसे केयर करते हो। ये सुनकर लैन वांगजी चुप हो गया, क्योंकि सच यही था, वो खुद अपने इमोशंस से लड़ रहा था। काफ़ी देर बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, शायद मैं गुस्सा होना बंद नहीं कर पा रहा। मुझसे? खुद से भी। विंग पहली बार थोड़ा स्टन हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि लैन वांगजी ऐसा कुछ एडमिट करेगा। तभी युवान नींद में हल्का हंसा। दोनों की नज़रें बच्चे पर चली गई। उसकी छोटी उंगलियां अब भी विंग के स्लिप्स पकड़ी थी। लैन वांगजी बहुत धीरे से बेड के दूसरी तरफ बैठ गया। काफ़ी समय बाद पहली बार वो बिना लड़ाई के एक ही जगह बैठे थे। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी और उस शांत पल में सब कुछ शांत सा लग रहा था। लैन मैंशन में कई चीज़ें बदल गई थी, लेकिन एक चीज़ अब भी वैसी ही थी, लहजान की कमी। उसकी तस्वीर अब भी मेन हॉल में लगी थी। सफ़ेद फूल हर सुबह उसके सामने रखे जाते और हर बार विंग वहाँ से गुजरता उसका सीना भारी हो जाता। कभी कभी रात को वह क्वाइटली स्टोरेज रूम में चला जाता। लहजान की पुरानी चीज़ें रखी थी, जहाँ पे उसकी पियानो शीट्स, परफ्यूम्स, नोटबुक्स। विंग एक एक चीज़ को ऐसे छूता जैसे डर हो कि यादें भी उससे छिन न जाए। एक रात उसने धीरे से लहजान का स्कार्फ उठाया। उस पर हल्की वही फैमिलियर खुशबू बाकी थी, यानी कि लहजान का ओमेगा फेरोमोन। विंग की आंखें बंद हो गई। मैं अभी तुम्हें भूल नहीं पाया। और तुम? उसकी टूटी हुई आवाज़ खाली कमरे में गूंज गई।
लेकिन वह अकेला नहीं था जो लैनज़ान को मिस करता था। लैन वांगजी भी अक्सर देर रात अपने भाई के पुराने रूम में जाता और वहाँ खड़ा रहता। उसकी नज़र उस खाली पियानो पर टिक जाती जिसे लैनज़ान घंटों बजाया करता था। बाहर से हमेशा काम रहने वाला लैन वांगजी अंदर से अब भी अपने छोटे भाई को खोने के दर्द में फंसा था। और उनकी मदर, उनका दुख अब भी गुस्से में बदल जाता। एक दिन डाइनिंग हॉल में उन्होंने अचानक विंग से कहा, अगर उस दिन तुमने उसे अकेला महसूस न कराया होता तो शायद आज मेरा बच्चा वो जिंदा होता। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। विंग ने सिर झुका लिया। उसने सफाई देने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गिल्ट हर दिन जिंदा था। लेकिन इस बार किसी और को गुस्सा आया। लैन वांगजी, उसने अपनी मदर की तरफ देखा। बस उनकी आंखों में शौक आ गया क्योंकि पहली बार उसने ओपनली विंग के सामने उसका पक्ष लिया था। उस रात विंग बालकनी में खड़ा बारिश देख रहा था। कुछ देर बाद लैन वांगजी उसके पास आकर रुक गया। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उसने धीमे स्वर में पूछा। विंग हल्का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बेहद थकी हुई थी क्योंकि वो गलत नहीं है। लैन वांगजी का दिल अजीब तरह से कस गया। उसे अब समझ आने लगा था विंग खुद को पहले ही 1000 बार सजा दे चुका है। धीरे धीरे लैन वांगजी के इमोशंस उभर रहे थे, बट इसका एहसास उसे भी नहीं था। पहले वह सिर्फ गुस्से में विंग को अपने पास रखना चाहता था, फिर युवान की वजह से। लेकिन अब अगर विंग देर तक दिखाई न दे तो उसे बेचैनी होने लगती। अगर कोई उसके करीब आए तो उसे इरिटेशन होती। अगर विंग बीमार हो जाए तो वह सारी रात सो नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा उसे पसंद नहीं था जब विंग उसे सिर्फ युवान के दूसरे गार्जियन की तरह ट्रीट करता। एक रात विंग सोफे पर सो गया था। उसके हाथ में लैनज़ान की पुरानी फ़ोटो थी और लैनज़ान का स्कार्फ उसने ओढ़ रखा था। लैन वांगजी धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने पहली बार ध्यान से विंग के थके चेहरे को देखा। इतने महीनों में उसने सिर्फ उसका दर्द देखा था, लेकिन आज पहली बार उसे खोने का डर महसूस हुआ। उसने बहुत धीरे से विंग के हाथ से फ़ोटो हटाई ताकि वो गिर ना जाए, लेकिन तभी विंग ने नींद में हल्का सा बुदबुदाया, सैन। लैन वांगजी की उंगलियां रुक गई। कुछ सेकंड तक वह चुप बैठा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तुम अब भी सिर्फ उसी को देखते हो? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके अंदर पहली बार जैसी साफ महसूस हो रही थी। उस रात के बाद लैन वांगजी बदलने लगा। बाहर से वह अब भी वही कोल्ड और डिसिप्लिन्ड अल्फा था, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे महसूस होने लगा था विंग अब भी पूरी तरह लैनज़ान में अटका हुआ है। सुबह जब विंग युवान को लेकर गार्डन में बैठता, लैन वांगजी दूर से उन्हें देखता रहता। युवान अब उसे देखकर हाथ फैलाने लगा था। कभी कभी विंग हल्का मुस्कुराकर कहता, देखो युवान, तुम्हें ढूंढ रहा है। ऐसे छोटे मोमेंट्स में लैन वांगजी का दिल इंस्टेंटली फॉर्म हो जाता, लेकिन अगले ही पल जब वह विंग की आंखों में खालीपन देखता तो इरिटेशन वापस आ जाती। एक शाम विंग स्टडी रूम में पुराने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था, तभी एक फाइल नीचे गिर गई। उसके अंदर से लैनज़ान की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ बाहर फिसल गई। एक फ़ोटो में लैनज़ान हंस रहा था और पीछे खड़ा विंग उसे देख रहा था। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर अचानक लैन वांगजी ने वो फ़ोटो उठा ली। उसकी नज़र लंबे समय तक उस तस्वीर पर टिकी रही। तुम उसके साथ ऐसे मुस्कुराते थे? विंग हल्का रुक गया, क्योंकि वो मुझे खुश कर देता था। ये जवाब सुनते ही लैन वांगजी के अंदर कुछ कस गया। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में पूछा, और अब? विंग ने उसकी तरफ देखा। काफ़ी देर बाद बोला, अब मैं बस जी रहा हूँ। ये सुनकर लैन वांगजी को उम्मीद से ज़्यादा दर्द हुआ। उस रात बारिश हो रही थी। युवान फाइनली सो चुका था। विंग बालकनी में खड़ा भीगती सिटी लाइट्स देख रहा था जब पीछे से लैन वांगजी आया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर अचानक लैन वांगजी ने पूछा, अगर लैनज़ान जिंदा होता तो क्या तुम कभी किसी और की तरफ देखते? विंग उसकी तरफ मुड़ा। शायद उसने पहली बार लैन वांगजी की आवाज़ में इनसिक्योरिटी सुनी थी। काफ़ी देर बाद विंग ने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। और हाँ, तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो? लैन वांगजी वो खुद सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा क्यों पूछा। फिर विंग ने कहा, जो था वही था, वो गया और दिल तो वो अपने साथ ही ले गया। लैन वांगजी वो हल्का हंसा, लेकिन वो हंसी खाली थी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया सिर्फ हमेशा मेरे भाई तक सीमित थी। हवा भारी हो गई। कुछ पल बाद विंग जाने लगा, लेकिन अचानक लैन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ पहले से ज़्यादा फर्म थी। मैं तुमसे नफरत करना चाहता था, उसने धीमी आवाज़ में कहा।
लेकिन अब जब तुम मेरे सामने नहीं होते तो ये घर खाली लगता है। विंग की सांसें हल्की रुक गई। लैन वोंगजी खुद भी शॉक्ड था कि उसने ये बात अलाउड कह दी। बारिश की आवाज़ उनके बीच गूंज रही थी और पहली बार उनके बीच का रिश्ता सिर्फ गिल्ट या मजबूरी जैसा नहीं लग रहा था। वांगजी को ये बात समझ में नहीं आया था कि लहसन वो उसका अपना भाई है, बट विंग अभी उसका पार्टनर है। वो कैसे अपने भाई जो लहसन अभी नहीं रहा, वो उससे ऐसे इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। हम देखते हैं विंग कुछ देर तक उसका हाथ महसूस करता है। बारिश की ठंडी हवा बालकनी में फैल रही थी, लेकिन लैन वोंगजी की पकड़ गर्म थी। फिर धीरे से विंग ने अपना हाथ चुरा लिया। उसकी आवाज़ शांत थी। तुम्हें शायद बस अकेले रहने की आदत नहीं रही। ये सुनते ही लैन वोंगजी की आंखें हल्की ठंडी हो गई, क्योंकि उसने पहली बार अपने इमोशंस इतने साफ कहे थे और विंग ने उन्हें ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। उस रात दोनों ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन लैन वोंगजी देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूमती रही, मैं बस जी रहा हूँ। उसे एहसास हुआ कि विंग अभी भी आधा उसी दिन में अटका है जिस दिन उसने लैनसन को खोया था। अगली सुबह युवान अनयूजुअली खुश था। वह बेड पर बैठा दोनों की तरफ हाथ बढ़ाकर हंस रहा था। विंग उसे पकड़ने झुका, लेकिन युवान अचानक लैन वांगजी की तरफ क्रॉल करने लगा। लैन वांगजी कुछ सेकंड स्टन रह गया, फिर उसने धीरे से युवान को उठा लिया। बच्चा तुरंत उसकी कॉलर पकड़कर हंसने लगा। विंग ये देखकर हल्का मुस्कुराया। लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। लैन वांगजी ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया। तुम दोनों मेरे अपने हो। कमरा अचानक शांत हो गया। शायद खुद उसे भी एहसास नहीं था कि उसने क्या कह दिया। विंग की आंखें कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर टिक गई। पहले वाला कोल्ड रिवेंजफुल अल्फा अब भी वही था, लेकिन उसके पीछे कुछ बदल चुका था। उसी दिन शाम को लैन एल्डर्स ने एक फॉर्मल फैमिली डिनर रखा। डिनर के दौरान एक एल्डर ने कैजुअली कहा, अब जब युवान बड़ा हो रहा है तो शायद विंग को फिर बिजनेस संभालना चाहिए। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन पब्लिक अब भी उसे ब्लेम करती है। विंग की उंगलियां हल्का रुक गई। पुराने घाव फिर खुलने लगे, लेकिन इस बार लैन वांगजी ने कामली कहा, चांगसे इम्पायर अब भी स्टैंडिंग है क्योंकि विंग ने उसे बनाया था। पूरे टेबल पर साइलेंस छा गया। विंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ये शायद पहली बार था कि किसी ने ओपनली उसका सम्मान किया था इतने टाइम बाद। रात को विंग लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। कुछ देर बाद लैन वांगजी अंदर आया। उसने देखा विंग पुराने बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। तुम वापस काम करना चाहते हो? विंग कुछ सेकंड चुप रहा। मुझे नहीं पता, शायद मैं पहला जैसा अब नहीं रहा। लैन वांगजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम अभी भी वही हो? विंग हल्का हंसा। नहीं, पहले वाला विंग किसी से नहीं टूटता था। कमरे में खामोशी फैल गई। फिर लैन वांगजी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, और शायद मैं ही हूँ वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ा। पहली बार उसकी आवाज़ में साफ पछतावा था। विंग ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और फिर उसने कहा, नहीं, जो मुझे इस कदर तोड़ सकता है वो सिर्फ मेरा इंसान ही है। लाइब्रेरी में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर बारिश अब भी धीमी हो चुकी थी। लैन वांगजी अब भी विंग के सामने खड़ा था और उसकी आखिरी बात हवा में अभी भारी रुकी हुई थी। शायद मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ा। कुछ सेकंड तक विंग चुप रहा। उसकी नज़र टेबल पर रखी लहजान की पुरानी रिंग पर टिक गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लहजान के जाने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा। लैन वांगजी की उंगलियां हल्का टाइटन हो गई। विंग आगे बोला, सिवाय इवान के। कमरा अचानक और शांत लगने लगा। विंग की आवाज़ टूटी हुई थी लेकिन सच्ची। पहले मैं फ्यूचर के बारे में सोचता था, अब बस इवान को देखकर जी लेता हूँ। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। बाकी सब खत्म हो गया उसी दिन, उसी के साथ। ये सुनकर लैन वांगजी के सीने में अजीब दर्द उठा, क्योंकि उसने पहली बार साफ महसूस किया विंग की दुनिया, उसमें बस दो लोग थे, लहजान और युवान। उसके लिए खुद लैन वांगजी कहीं था ही नहीं। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर आखिर में उसने धीमे स्वर में पूछा, और मैं? विंग हल्का रुक गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी लैन वांगजी ऐसा पूछेगा, लेकिन काफ़ी देर बाद भी उसके पास जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। लैन वांगजी की आंखों में पहली बार खुली चोट दिखाई दी। वह हमेशा कंट्रोल में रहने वाला इंसान था, लेकिन अभी उसे जेलसी ऑलमोस्ट अनबियरेबल लग रही थी। एक ऐसे इंसान से जेलसी जो अब इस दुनिया में ही नहीं था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर भी तुम हमेशा उसी को देखते हो। विंग ने आंखें बंद कर ली। मैं कोशिश नहीं कर रहा ऐसा करने की।
लेकिन कर रहे हो? लैन वांगजी की आवाज़ पहली बार थोड़ी भारी हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर लैन वांगजी धीरे से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर फिर वही काम एक्सप्रेशन लौट आया था, लेकिन आंखों की ठंडक पहले से ज़्यादा गहरी थी। समझ गया, बस इतना कहकर वह मुड़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। फिंग लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया शायद उसने अभी अभी किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचाई है जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन डर अब भी वही था, अगर उसने फिर किसी को अपने दिल में जगह दी और वो फिर से छिन गया तो। इसलिए उसने अपने दिल के चारों तरफ दीवारें बना ली थी और उन दीवारों के बाहर लैन वांगजी अकेला खड़ा था। उस रात के बाद लैन वांगजी नोटिसेबली डिस्टेंट हो गया। वह अब भी इवान का ध्यान रखता, फैमिली मीटिंग्स संभालता और हर चीज़ परफेक्टली मैनेज करता, लेकिन विंग से कम बात करता, बहुत कम। पहले वह रात को नर्सरी में आकर कुछ देर क्वाइटली बैठ जाता, अब वह सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता। पहले डिनर टेबल पर उसकी नज़र बार बार विंग पर चली जाती थी, अब वह जैसे जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखता। शुरुआत में विंग ने बस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंशन अजीब तरह से खाली लगने लगा। एक शाम इवान बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। विंग ने सॉफ्टली पूछा, तुम डैड को ढूंढ रहे हो? इवान छोटी आवाज़ में हंसा, लेकिन उस पल विंग को एहसास हुआ वह खुद भी शायद उसी इंसान के प्रेजेंस का आदी हो चुका है। उस रात विंग किचन में इवान के लिए दूध गर्म कर रहा था, तभी सर्वेंट्स की धीमी आवाज़ सुनाई दी। इंटरनेशनल बिजनेस फैमिलीज अपने डॉटर्स के प्रपोजल्स भेज रहे हैं। लैन वांगजी शायद फ्यूचर अलायंस के लिए किसी को चूज़ करे। विंग का हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक गया। गर्म दूध लगभग बाहर गिर गया। उसने तुरंत खुद को समझाया, इससे मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा? ये रिश्ता शुरुआत से ही मजबूरी था। लेकिन फिर भी उसके अंदर अजीब बेचैनी उठी। अगले दिन एक फॉर्मल बिजनेस गैदरिंग थी। विंग नॉर्मली ऐसे इवेंट्स अवॉइड करता था, लेकिन इवान के नैनी अनअवेलेबल थी, इसलिए वह भी मैंशन हॉल में मौजूद था। कई गेस्ट लैन वांगजी से बात कर रहे थे। उसमें एक एलिगेंट अल्फा वुमन भी थी जो काफ़ी देर से उसके साथ हंस के बात कर रही थी, और एक वोमेगा गर्ल भी। दूर खड़ा विंग क्वाइटली इवान को पकड़े सब देख रहा था। उसके अंदर कुछ भारी सा महसूस हुआ। तभी इवान अचानक बेचैन होकर रोने लगा। पूरा हॉल हल्का शांत हो गया। विंग तुरंत उसे शांत कराने लगा, लेकिन अगले ही पल लैन वांगजी बिना कुछ कहे सीधे उनके पास आया। उसने नेचुरली इवान को अपने बाहों में लिया और अजीब बात, बच्चा तुरंत शांत हो गया। वो अल्फा वुमन हल्का मुस्कुराकर बोली, You really look like a family. कुछ सेकंड के लिए हवा रुक सी गई। विंग की नज़र अनजाने में लैन वांगजी पर चली गई, लेकिन लैन वांगजी की नज़र सिर्फ उसी पर थी, सीधी, शांत, गहरी। डिनर खत्म होने के बाद विंग जल्दी नर्सरी की तरफ चला गया, लेकिन हॉलवे में अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लैन वांगजी, उसकी आवाज़ धीमी थी, तुम वहाँ से अचानक चले क्यों गए? विंग ने नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। बस इवान को सलाना था। लैन वांगजी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, झूठ। विंग की सांस हल्की अटक गई। लैन वांगजी थोड़ा और करीब आया, तुम्हें फ़र्क पड़ा? नहीं, तो फिर तुमने मेरी तरफ देखना क्यों बंद कर दिया? उसकी काम आवाज़ के पीछे हल्की जैसे साफ थी। विंग पहली बार जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि शायद उसे सच में फ़र्क पड़ा था। हॉलवे में कुछ सेकंड तक सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती रही। लैन वांगजी अब भी विंग का हाथ पकड़े था। तुम्हें फ़र्क पड़ा? उसने फिर धीरे से कहा। विंग ने आखिर अपनी नज़रें हटा ली। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसे स्टडी नहीं थी। उस रात विंग बहुत देर तक सो नहीं पाया। इवान उसके पास पीसफुली सो रहा था, लेकिन उसका मन बार बार अतीत में लौट रहा था। कई साल पहले फ्रीजिंग की सर्द शाम, विंग पहली बार लैंसान को बिजनेस डिनर से चुपचाप बाहर जाते देख उसके पीछे गया था। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। लैंसान अकेले खड़ा स्काई देख रहा था। विंग ने कोट उसके कंधों पर डालते हुए पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों खड़े रहते हो? लैंसान ने शांत आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? विंग हल्का हंसा था, शायद क्योंकि मेरी नज़र हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती है। उस पल पहली बार लैंसान हल्का मुस्कुराया था, और विंग को लगा था वो मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। विंग की आंखें खुली, उसका सीना भारी हो गया। उसे अभी छोटी छोटी बातें इतनी साफ याद थी। तभी वो कुछ समझ ही पाता, उसके याद में, उसके दिमाग में एक और याद उभरी। लैंसान प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में था। एक रात उसे तेज़ क्रेविंग हुई थी।
सुबह 3 बजे उसने कहा, मुझे स्ट्रॉबेरी केक चाहिए। उसने बहुत धीरे कहा। फिर ने बिना एक शब्द कहे कोट पहना और बाहर चला गया। बारिश हो रही थी, पूरा शहर लगभग बंद था, लेकिन 2 घंटे बाद वह पूरी तरह भीगा हुआ वापस आया, हाथ में छोटा केक बॉक्स लिए। लहजान शॉक्ड रह गया। तुम सच में गए थे? फिंग ने बस कैजुअली कहा, तुमने मांगा था। उस रात लहजान काफ़ी देर तक क्वाइटली उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसने खुद आगे बढ़कर फिंग को डायरेक्ट पैशनेटली किस कर लिया। धीरे से कहा था, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? और ये सोचकर फिंग ने प्रेजेंट टाइम में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां हल्का काँप रही थी। इतनी सारी यादें थी कि आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। तभी अचानक युवान नींद में हल्का रोया। फिंग तुरंत रियलिटी में वापस आया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। युवान उसकी शर्ट पकड़कर फिर शांत हो गया। फिंग ने उसके माथे को चूमा और धीरे से फुसफुसाया, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। और फिर वो मन ही मन बोलने लगा। बच्चे से वो बोलने लगा, लहजान देखो, हमारा युवान बड़ा हो रहा है। अगर अभी युवान ऐसे रोता तो तुम उसे शांत करते और मैं तुम्हें ऐसे देखता अपनी आंखों से, तुम दोनों को। दरवाजे के बाहर खड़ा लैन वॉन्गजी अनजाने में ये सब सुन चुका था। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। अब वह समझता था कि विंग क्यों नहीं भूल पा रहा, क्योंकि उनका प्यार सच में गहरा था। लेकिन उसी के साथ उसके अंदर जेलसी और भी बढ़ गई, क्योंकि चाहे वह कितने भी कोशिश करे, विंग के दिल का सबसे बड़ा हिस्सा अब भी लैंजान के पास था। और हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर खड़ा लैन वॉन्गजी कुछ देर तक वहीं रुका रहा। अंदर विंग धीरे धीरे युवान को थपकी देकर सुला रहा था। कमरे की हल्की रोशनी उसके थके चेहरे पर पड़ रही थी और उस पर लैन वॉन्गजी को पहली बार एहसास हुआ वह विंग से नाराज़ होने के साथ साथ उसे खोने से भी डरने लगा है। लेकिन उस डर के साथ एक और भावना जुड़ी है, जेलसी। एक ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं था। अगली सुबह एटमॉस्फेयर अनयूजुअली क्वाइट था। विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर युवान को फीड करा रहा था। तभी लैन मदर ने अचानक कहा, अगले महीने लैन फाउंडेशन का एनुअल गाला है। उन्होंने सीधे लैन वॉन्गजी की तरफ देखा। तुम्हें पब्लिक अपीयरेंस के लिए सूटेबल पार्टनर इमेज मेंटेन करनी होगी। विंग का हाथ हल्का रुक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लैन मदर आगे बोली, लोग अब भी इस मैच को सिंपैथी अरेंजमेंट कहते हैं। कमरे में हल्की टेंशन फैल गई। फिर उनकी नज़र विंग पर गई और शायद यही सच भी है। युवान वो अचानक रोने लगा। विंग तुरंत से शांत कराने लगा, लेकिन इस बार लैन वॉन्गजी ने अपनी मदर की तरफ ठंडी नज़र से देखा। इनफ। उनकी आवाज़ शार्प थी। पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ देर बाद विंग क्वाइटली उठकर चला गया। लैन वॉन्गजी तुरंत उसके पीछे गया। उसने विंग को मैंशन के पीछे वाले गार्डन में पाया। ठंडी हवा चल रही थी। विंग युवान को सीने से लगाए दूर देख रहा था। तुम हर बार चुप क्यों हो जाते हो? लैन वॉन्गजी ने धीमे से स्वर में पूछा। विंग हल्का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बेहद कमज़ोर थी, क्योंकि लड़ने का कोई मतलब ही नहीं। ये सुनकर लैन वॉन्गजी का दिल भारी हो गया। कुछ सेकंड बाद विंग बोल पड़ा, जानते हो, लैंजान को गार्डन बहुत पसंद था। लैन वॉन्गजी चुप रहा। विंग की नज़र सामने फूलों पर टिक गई और फिर एक और याद आई। शादी के कुछ महीनों बाद लैंजान उसी गार्डन में बैठा था, हाथ में किताब लिए। विंग काम से लौटकर सीधे उसके पास आया। लैंजान ने बिना ऊपर देखे पूछा, आज फिर लेट? विंग उसके पीछे झुक गया। इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। लहजा ने किताब बंद की। झूठ। विंग हंस पड़ा, तुम्हें कैसे पता? तुम मीटिंग के बाद इतना स्माइल नहीं करते। विंग कुछ सेकेंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, असल रीज़न ये है कि मैं जल्दी घर आना चाहता था। लहजा ने हल्का ब्लश कर गया था और प्रेजेंट में विंग की आंखें फिर नम हो गई। उसके साथ सब आसान लगता था। उसकी आवाज़ टूट गई। लैन वॉन्गजी ने पहली बार उसके चेहरे पर इतना खुला दर्द देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, और मेरे साथ? विंग जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच कॉम्प्लिकेटेड था। लैन वॉन्गजी उसके लिए दर्द भी बन चुका था और धीरे धीरे सहारा भी। आज लैन मैंशन असामान्य रूप से शांत था। युवान 1 साल का हो चुका था, लेकिन मैंशन में बर्थडे डेकोरेशन नहीं था, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले लैंजान चला गया था। इसलिए पूरे घर में सिर्फ वाइट फ्लावर्स सजे थे। मेन हॉल में शांति पूजा चल रही थी। विंग पूरे समय चुपचाप बैठा रहा। उसकी गोद में युवान था, जो कभी उसकी स्लीव पकड़ता, कभी सामने जलती मोमबत्ती को क्यूरियस होकर देखता, कभी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता। एक समय का सबसे पावरफुल अल्फा बिजनेसमैन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले लोग उसके नाम से डरते थे,
अब वही विंग रातों को बच्चों को सुलाता, उसकी मेडिसिन संभालता, उसके टॉयज कलेक्ट करता। कई लोग पीछे से कहते वो अपने ओमेगा पार्टनर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। वो अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे। काश उस टाइम जो फेक न्यूज़, जो फेक वीडियोस वायरल हुए वो उसी टाइम क्लियर हो जाते तो उनके पार्टनर वो उनको इतना ज़्यादा हर्ट ना होता। लेकिन विंग ये सब सुनता, बट अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। इवान उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, वो लहजान का आखिरी हिस्सा था। पूजा खत्म होने के बाद एक महिला मेंशन में आई। वो विंग की पुरानी सेक्रेटरी थी, एक यंग ओमेगा वुमन जिसने सालों तक उसके साथ काम किया था। वह धीरे से बोली, सर मैं बस इवान के लिए गिफ्ट देने आई थी। विंग ने काफ़ी समय बाद किसी पुराने कलीग को देखा था। उसने पोलाइटली उसे अंदर बैठने को कहा। दोनों पुराने ऑफिस डेज के थोड़ी बातें करने लगे। पहली बार कई महीनों में विंग के चेहरे पर हल्की नॉर्मल सी एक्सप्रेशन थे और उसी पल हॉलवे से गुजरते लैनवांगजी ने ये देख लिया। उसकी नज़र सीधे उस ओमेगा वुमन पर गई और फिर विंग पर। उसके अंदर अचानक तेज़ इरिटेशन उठा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वांगजी वो मन ही मन सोचता है, आज के दिन मेरा भाई जा गया और वो इस ओमेगा के साथ यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है, ऐसे मुस्करा कर। और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद उसकी कोल्ड आवाज़ में आए और उसने कोल्ड आवाज़ में सर्वेंट से कहा, गेस्ट रूम प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, मीटिंग जल्दी ख़त्म करो। पूरा हॉल इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गया। सेक्रेटरी घबरा गई। वह जल्दी से उठी और पोलाइटली चली गई। विंग ने तुरंत समझ लिया, तुमने ऐसा क्यों किया? लैन वांगजी की आंखें ठंडी थी। तुम बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे। वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय थी, फॉर्मर एम्प्लॉय। उसकी आवाज़ में साफ जेलसी थी। लेकिन उसी पर उसकी नज़र मेन हॉल में लगी लैंजन की फ़ोटो पर चली गई। कुछ सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उससे अचानक याद आया, लैंजन भी ऐसे ही सॉफ्टली मुस्कुराता था जब विंग उसके लिए टाइम निकालता था। उसका सीना भारी हो गया। दूसरी तरफ मैडम लैन अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठी थी। वो अक्सर क्वाइटली लैंजन से बात करती, जैसे वो अब भी सुन रहा हो। आज युवान बिल्कुल तुम्हारी तरह हंसा। सनार, उनकी आंखों में आंसू आ गए। विंग दूर से उन्हें देखता रहा। उनके अंदर गिल्ट फिर से जाग उठा, लेकिन अब एक और चीज़ बदल चुकी थी। विंग धीरे धीरे खुद नोटिस करने लगा, उसे लैंडवांगजी का अब अटेंशन चाहिए होता है। अगर वो देर तक उससे बात ना करे तो मैंशन खाई लगता। अगर वो दूसरे अलायंस के लिए किसी से मिलता तो उसे अंदर अजीब बेचैनी होती। और लैंडवांगजी जैसे जानबूझकर उससे दूर हो रहा था। वह लगातार डिफरेंट बिजनेस फैमिली से मिल रहा था। मीडिया में रूमर्स फैलने लगे, लैंड हेयर फ्यूचर पॉलिटिकल अलायंस कंसिडर कर रहे हैं। विंग हर बार ये खबर पढ़कर अनईजी हो जाता, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं था पूछने का। उस रात विंग नर्सरी में युवान को सुला रहा था। तभी उसने नीचे गार्डन में देखा लैंडवांगजी किसी बिजनेस फैमिली के जो ओमेगा और अल्फ़ा गर्ल्स थे उनसे बात कर रहा है, उनसे मिल रहा है और वो भी उनसे मुस्कुराकर बात कर रही हैं। और पहली बार विंग के सीने में शार्प जैसी उठी, इतनी तेज कि उसे सांस लेने में भी उसको भारी फील हो रहा था। विंग लहजन के सामने जाके बोलता है, लहजन मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में बस तुम ही बसे हो। तो फिर ये अजीब एहसास क्यों वांगजी को देखकर, किसी और के साथ देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि बस इसलिए कि हम दोनों पार्टनर हैं। बट तुम मेरे प्यार हो और ऐसा करना गलत है। मैं तुम्हारी जगह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। भले हो मेरा पार्टनर है अभी, बट तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और फिर हम देखते हैं कि विंग ये सोचकर जो है लैंजन की तस्वीर की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि वांगजी वो एक अल्फ़ा है, मैं भी एक अल्फ़ा हूँ और मैं ऐसा कैसे। लैंजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। और फिर हम देखते हैं विंग खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे गार्डन की लाइट सर की चमक रही थी। लैंडवांगजी जो कि उन वुमेन्स के साथ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन विंग के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत खुद को समझाने की कोशिश की, ये नॉर्मल है, उनका रिश्ता शुरू से मजबूरी था। लैंडवांगजी किसी को और को चूज़ कर सकते हैं, इससे मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी उसका दिल भारी होता गया। युवान ने अचानक उसकी शर्ट पकड़ ली और फिर हम देखते हैं कि विंग उसे अपने गोदी में फिर से संभालने लगा। बच्चा स्लीपी आंखों से उसे देख रहा था। विंग ने उसके बालों को सहलाया और फिर उसने कहा, तुम्हारे फादर शायद अब हमें नहीं चाहते।
उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। एक्चुअल में वांगजी को पहले वो इवान का अंकल बोलता था, पर जब उनका मैरिज हो गया तो मैडम लैन ने ही कहा कि वो वांगजी को फादर बुलाए। उसी समय नीचे गार्डन में खड़ा वांगजी अनजाने में ऊपर नर्सरी की तरफ देखने लगा। खिड़की के पास खड़े विंग और इवान की वहाँ पे परछाई उसको दिखाई दी। उसका दिल हल्का कस गया, क्योंकि चाहे वो कितना भी दूर जाने की कोशिश करे, उसकी नज़र आखिर वापस वहीं चली जाती थी। कुछ देर बाद वह नर्सरी में आया। कमरे में हल्की वार्म लाइट थी। विंग इवान को सुलाकर ब्लैंकेट उड़ा रहा था। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस फैल गई। आखिर विंग ने धीमे स्वर में पूछा, आज की मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी? वांगजी ने उसकी तरफ देखा। बिजनेस अलायंस थी। ओह, बस इतना ही। लेकिन विंग की आंखों में जो हल्की उदासी थी वो छुप नहीं पाई। वांगजी धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम पूछना क्या चाहते हो? विंग ने तुरंत नजर हटा ली। कुछ नहीं। झूठ। उसकी काम आवाज़ फिर से सीधी थी। कुछ सेकंड बाद विंग आखिर बोल पड़ा, अगर तुम किसी और को चूज़ कर लो तो? युवान? वांगजी की आंखें हल्की बदल गई। तुम सिर्फ युवान की चिंता कर रहे हो? ये सवाल सुनकर विंग चुप हो गया, क्योंकि सच इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वांगजी अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। मेरी तरफ देखो। विंग ने धीरे से नज़र उठाई और उसी पर वांगजी ने पहली बार साफ देखा। विंग जेलस था। उसके अंदर अचानक अजीब वार्मथ फैल गई। इतने महीनों में पहली बार विंग ने उसके दूर जाने की संभावना से रिएक्शन दिया था, लेकिन बाहर से वह अब भी काम रहा। उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, अगर मैं किसी और को चूज़ करूँ तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? विंग ने हल्की सांस ली। कमरा पूरा शांत हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ नर्सरी क्लॉक की आवाज़ सुनाई दी। फिर बहुत मुश्किल से विंग ने जवाब दिया, हाँ। ये शब्द बेहद धीमी थे, लेकिन वांगजी ने साफ सुन लिया और उस पर उसके अंदर महीनों से जमा ठंडा गुस्सा पहली बार थोड़ा पिघला। नर्सरी की हल्की रोशनी में दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे। विंग ने शायद खुद भी उम्मीद नहीं की थी उसके मुंह से वो हाँ निकल जाएगा, लेकिन अब वो बहुत देर हो चुका था। वांगजी ने साफ सुन लिया था। उसकी आंखों की ठंडक पहली बार थोड़ी नरम हुई। क्यों? उसने बहुत धीरे पूछा। विंग तुरंत जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस उलझ चुके थे। गिल्ट, फियर, लॉनलीनेस और शायद कुछ नया भी। आखिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि अब अगर तुम भी चले गए तो ये फिर से खाली हो जाएगा। एक कन्फेशन छोटा था लेकिन सच्चा। वांगजी का दिल भारी होकर धड़क उठा। इतने महीनों में पहली बार विंग ने इनडायरेक्टली माना था कि उसकी प्रेजेंस मैटर करती है। कुछ सेकंड बाद उसने आगे बढ़कर बहुत हल्के से विंग के कंधे को छुआ। पहले के मुकाबले उसके टच में अब कम गुस्सा था। मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अनयूजुअली जेंटल। विंग की आंखें अनजाने में उसकी तरफ उठ गई। इतने समय बाद पहली बार उसे वांगजी के करीब खड़े होकर डर नहीं लगा, सिर्फ वार्मथ महसूस हुई। और हम देखते हैं युवान वो करवट लेकर रोने लगा। दोनों तुरंत उसकी तरफ मुड़े। विंग ने इंस्टिंक्टली उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वांगजी का हाथ भी आगे बढ़ा। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों रुक गए। फिर युवान ने मतलब कि नींद में ही हंस दिया। कमरे का भारी माहौल थोड़ा हल्का हो गया। वांगजी ने बच्चे को गोद में लिया। युवान तुरंत उसके कॉलर पकड़कर शांत हो गया। विंग उन्हें देखता रहा। उसके सामने जो दृश्य था वो स्ट्रेंजली कंप्लीट लग रहा था, जैसे लंबे समय बाद कोई टूटा हुआ घर धीरे धीरे फिर बन रहा हो। कुछ देर बाद वांगजी ने अचानक पूछा, अगर लैंसान आज होता तो क्या वो चाहता कि तुम ऐसे जियो? विंग की आंखें हल्का काँप गई। उस सवाल सीधे उसके दिल पर लगा। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद उभरी। एक बार लैंसान ने मजाक में कहा था, अगर मैं तुमसे पहले चला गया तो? विंग तुरंत नाराज़ हो गया था। ऐसी बातें मत करो। लैंसान हंसा हल्का सा। फिर उसने विंग का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, लेकिन प्रॉमिस करो, अगर ऐसा होता है तो तुम अकेले नहीं रहोगे। विंग ने बिना सोचे जवाब दिया था, इम्पॉसिबल। लैंसान ने उसकी तरफ बहुत देर तक देखा। फिर भी उसने कहा कि फिर भी कोशिश करना। तभी हम देखते हैं कि ये सोचकर विंग की आंखें नम हो गई। और फिर विंग ने फिर सोचा। विंग ने उसके चेहरे को देखते हुए उसके आंखों को छूते हुए कहा, ए आंखें, ए होठ, ए गाल, ए चेहरा, ये मुझे कभी वापस दोबारा थोड़ी मिल सकता है। तभी लैंसान बोलता है, तुम तो ऐसे इमोशनल हो गए कि मैं अभी जा रहा हूँ। तभी विंग वो फिर से उसको छूते हुए बोलने लगा, ए गाल, ए होठ, ए आँख, ए सुंदर जो तुम हो, क्या मुझे कहीं और मिल सकता है? और फिर जैसे ही उसकी
ये फ्लैशबैक टूटने लगा। उसके सामने वांगजी का चेहरा था जो हूबहू लहजान के चेहरे जैसा था। वैसी ही आँखें, वैसे ही होठ, वैसे ही चेहरा, वैसे ही नोज़। बस वो थोड़ा सा लहजान से ज़्यादा मस्कुलर था, बाकी फेस स्ट्रक्चर सेम था। विंग की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। लैन वांगजी क्वाइटली उसे देखता रहा और पहली बार उसे लगा शायद विंग आगे बढ़ना चाहता है, बस उसे डर लगता है। एक सुबह विंग अचानक युहान को लेकर चांगसे मैंशन चला गया। उसने बस इतना कहा था, मैं फादर से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद पूरा लैंड मैंशन अजीब तरह से खाली लगने लगा। ब्रेकफास्ट टेबल अनटच्ड था, नर्सरी शांत थी, हॉलवे में युवान की हंसी नहीं गूंज रही थी। लैंड वांगजी कई बार अनजाने में नर्सरी के सामने रुक गया। दरवाजे खोलने पर अंदर सिर्फ खाली क्रीब था। उसका सीना हल्का भारी हो गया। उधर चांगसे मैंशन में सर्वेंट्स खुशी खुशी से युवान को देख रहे थे। विंग ने पिता को अपने पोते को गोद में लिया और लंबे समय तक देखते रहे। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी लगेगा, उन्होंने हल्का मुस्कुराकर कहा और अपने पोते को अपने गोद में संभालने लगे। कई महीनों बाद विंग ने अपने पुराने घर में थोड़ी वार्मथ महसूस की। शाम को स्टडी रूम में उसके फादर आए। उन्होंने सीधा कहा, युहान अब 1 साल का हो गया है, तुम्हें धीरे धीरे कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। विंग कुछ सेकंड चुप रहा। मैं ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी नहीं। उसके फादर ने सीधा उसे देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, विंग, तुम और लैन वांगजी दोनों अल्फा हो। तुम लोगों की शादी मजबूरी थी। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। अगर चाहो तो फ्यूचर में किसी और को चूज़ कर सकते हो। ये सुनकर विंग तुरंत मना कर सकता था, लेकिन उसके होठ कुछ सेकंड तक खुले ही रह गए, क्योंकि सच ये था, वो मना इसलिए कर रहा था क्योंकि अब उसके अंदर लैन वांगजी के लिए फीलिंग आने लगी थी। धीरे, अनजाने में, बिना उसके परमिशन के। उसका दिल एक गलती करना चाह रहा था। उसने आखिर धीरे से कहा, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। उसके पिता ने उसकी आंखों में कुछ नोटिस किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। रात को विंग अपने पुराने कमरे में गया। दरवाज़ा खोलते ही उसका दिल कस गया। यही वो कमरा था जहाँ कभी लैंजान उसके साथ ठहरा था। वो दोनों यहीं रहते थे, इसी रूम में। सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा था। बुक शेल्फ, बालकनी, वो छोटा लैंप जिसे लैंजान रात को जलाकर पढ़ता था। विंग धीरे धीरे बालकनी तक गया और अचानक मेमोरीज का जो तूफान है वो लौट आया। लैंजान उसी बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। विंग पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। तुम हमेशा अचानक पीछे क्यों आ जाते हो? लैंजान हल्का मुस्कुराता है। विंग उसके कंधे पर चेहरा रख देता है, क्योंकि ये जगह तभी घर लगती है जब तुम यहाँ हो। लैंजान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बहुत धीरे से कहता है, तुम्हें पता है तुम डेंजरस हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे तुम्हारी आदत लगा रहे हो। और प्रेजेंट में विंग की आंखें बंद हो गई। उसका सीना दर्द से भर गया और तभी उसके दिमाग में दूसरी तस्वीर आई। लैन वांगजी, उसका क्वाइटली ब्लैंकेट देना, युहान को पकड़ना, उसका कहना, मैं कहीं नहीं जा रहा। विंग अचानक पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी हो गई। ये गलत है, उसने खुद से फुसफुसाया। उसे लगा जैसे वो लैंसन की आदत से विश्वासघात कर रहा हो, जैसे किसी और के लिए फीलिंग्स रखना गलत है। उस रात उसने फैसला कर लिया, उसे लैन वांगजी से दूरी बनानी होगी। जब अगले दिन वह वापस लैन मैंशन लौटा तो लैन वांगजी तुरंत उसके पास आया, लेकिन पहली बार विंग थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आवाज़ पोलाइट थी, लेकिन पहले से ज़्यादा डिस्टेंट। इवान सो चुका है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बस इतना कहकर वो नर्सरी की तरफ चला गया। लैन वांगजी वहीं खड़ा रह गया। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बदल गया है। उस रात के बाद विंग सच में बदल गया। पहले वह कम से कम लैन वांगजी की मौजूदगी नोटिस करता था, अब वो जानबूझकर दूरी बनाने लगा। अगर लैन वांगजी नर्सरी में आता तो विंग क्वाइटली कोई बहाना बनाकर बाहर चला जाता। अगर डिनर टेबल पर वो उसके पास बैठता तो विंग युवान को लेकर दूसरी तरफ चला जाता। उसकी आवाज़ हमेशा पोलाइट रहती, लेकिन उसमें वार्मथ नहीं बची थी। शुरुआत में लैन वांगजी ने सोचा कि शायद विंग बस टायर्ड है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे साफ समझ आने लगा विंग उससे बच रहा है, जानबूझकर। एक शाम युवान प्ले रूम में खेल रहा था और विंग फ्लोर पर बैठा उसके टॉयज अरेंज कर रहा था। युवान क्रॉल करते हुए उसकी तरफ आ रहा था। तभी लैन वांगजी अंदर आया। उसके हाथ में युवान के लिए नई स्टोरी बुक थी, ये उसके लिए। लेकिन बात पूरी होने से पहले विंग उठ खड़ा हुआ। थैंक यू। उसने बुक ले ली और तुरंत नैनी को दे दी। फिर युवान को गोद में उठाकर जाने लगा। लैन वांगजी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है? विंग रुक गया, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा। कुछ नहीं। झूठ। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा भारी थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विंग ने धीरे से कहा, हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ये सुनते ही लैन वांगजी की पकड़ टाइटन हो गई। क्यों?
फिंग की सांसें हल्की कांपी, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया बोलने के लिए, क्योंकि ये सब सही नहीं है। लैन वांगजी की आंखें ठंडी हो गई। कौन सी चीज़? अब विंग ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्द साफ था। मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विंग ने धीरे से कहा, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे लगता है जैसे मैं लैंसान को बिट्रे कर रहा हूँ। ये शब्द बोलना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी आवाज़ टूट रही थी। कुछ सेकंड तक लैन वांगजी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर बहुत धीरे से उसने बोला, तो तुम मुझसे दूर भागोगे? विंग ने नज़र झुका ली। शायद यही सही होगा। ये सुनते ही लैन वांगजी के अंदर महीनों से दबा फ्रस्ट्रेशन फिर जाग उठा, क्योंकि पहली बार विंग ने माना था कि उसके लिए फीलिंग्स है उसके दिल में, लेकिन उसी पर वह पीछे भी हट रहा था। उसने अचानक विंग को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी कंट्रोल थी। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे गिल्ट की जगह हूँ? विंग कुछ बोल नहीं पाया। लैन वांगजी की आंखों में पहली बार खुली चोट दिख रही थी। मैं तुम्हारे भाई की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गहरी थी। हाँ, मुझे पता है तुम तुम्हारे भाई की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे सिर्फ उसकी यादों की सजा बनाकर रखो। विंग की आंखें हल्का कांप गई, क्योंकि वो सच था। उसने खुद को पनिश करने के लिए ही दूरी बनानी शुरू की थी। फिर लैंसान फिर से ये वांगजी बोलने लगा, मैं अपने भाई की जगह नहीं लेना चाहता और ऐसा कोशिश करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे दिल के उस तार को छेड़ दिया जिसे आज तक किसी ने छू तक नहीं पाया था। और ये सुनकर फिंग, वो उसकी आंखें हल्का कांप गई, क्योंकि वो सच था। उसने खुद को पनिश करने के लिए उससे और ज़्यादा दूरियां बनाने लगी थी। तभी युवान हंसते हुए कॉल करते हुए उन दोनों के बीच आ गया। उसने दोनों की स्लीव्स पकड़ ली। कमरे की भारी हवा अचानक थोड़ी टूट गई। दोनों नीचे झुककर उसे देखने लगे और उसी पर लैन वांग ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगर लैंसान सच में तुमसे प्यार करता था तो क्या वो चाहता कि तुम सारी जिंदगी गिल्ट में फंसे रहो? उस बातचीत के बाद भी विंग ने दूरी बनाए रखी। अब वो पोलाइट था, लेकिन हर बार वांगजी करीब आने की कोशिश करता तो विंग पीछे हट जाता। आखिर एक रात लैन वांगजी का पेशेंस टूट गया। स्टडी रूम में फाइल्स बंद करते हुए उसने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझसे दूर ही रहना है तुम्हें, तो फिर जो करना है करो। ये सुनकर विंग वो चुप रहा। लैन वांगजी आगे बोला, अलायंस बनाना है, बिजनेस मैरिज करनी है, जो सही लगे करो। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके अंदर दबा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। विंग का दिल हल्का टूट गया, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया समझाने के लिए, शायद यही सही है। उसने मन ही मन सोचा, हम दोनों अल्फा है। युवान पहले से ही वही इस घर का हेयर है। मुझे लहसन की आदत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वह खुद को बार बार ही समझाता रहा कि दूरी ही बेहतर है। कुछ दिनों बाद लैन वांगजी अनयूजुअली क्वाइट रहने लगा। वह देर रात तक काम करता, कम बोलता और कई बार खुद को अकेला बंद कर लेता। मैडम लैन ने तुरंत नोटिस कर लिया। एक शाम उन्होंने क्वाइटली विंग को अपने पास बुलाया। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? विंग ने नज़र झुका ली। तभी मैडम लैन ने कहा, मैं सब कुछ देख रही हूँ और ऑब्जर्व भी कर रही हूँ। विंग वो बोल पड़ा, क्योंकि सब कॉम्प्लिकेटेड है। मैडम लैन कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, वांगजी हमेशा से बहुत समझदार रहा है। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग आई है तो उसने सोच समझकर ही उसे उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया होगा। विंग चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने पहली बार बहुत नरम आवाज़ में कहा, तुम उसके भाई के पार्टनर थे, लेकिन अब तुम लीगली वांगजी की पार्टनर हो। विंग की उंगलियां हल्की कांप उठी। मैडम लैन ने आगे कहा, लहजा को खोने का दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। हाँ, उसके जाने पे मैंने तुम पे ब्लेम किया, हालांकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, बट मैं उस गम को से उस दर्द से उलझने के लिए, उससे दूर भागने के लिए किसी पे उसका दोष ठहराना चाहती थी और मैंने सारा ब्लेम तुम पे लगाया। बट वो तुम ही थे जो लैंसन से इतना प्यार करते थे कि उसके लिए सबसे लड़ गए, और फिर वो नहीं रहा। और अगर वांगजी के लिए तुम्हारे मन में फीलिंग है या फिर फीलिंग आ रही है तो तुम खुद को मत रोको, क्योंकि अगर लैंसन भी होता तो वो भी ये नहीं चाहता। तो फिर विंग बोलता है, बट ये गलत है। तभी ये सुनकर मैडम लैन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये गलत है। ये गलत होता अगर लैंसन वो जिंदा होता और तुम्हारी फीलिंग वांगजी के लिए होती, बट वो अब नहीं है, तो वो चाहेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो। तो तुम्हें
खुद को नहीं रोकना चाहिए विंग। और फिर हम देखते हैं कि मैडम लैन ने आगे कहा, लहजन को खोने का दर्द कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बाकी ज़िंदगी अकेले रहना चाहिए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ ईवान की तरफ देखा जो फ्लोर पर क्रॉल करते हुए खेल रहा था। और इस घर का हायर तो ईवान है ही, तुम फ्यूचर से इतना क्यों डर रहे हो? उस रात विंग जो है वो फिर से बोला कि बट मॉम, मैं एक अल्फा हूँ और वो भी। तो वही मैं तुम्हें समझा रही हूँ विंग, वो भी अल्फा है और तुम भी अल्फा हो। और ईवान, हमारा हायर ऑलरेडी है, तो तुम लोग क्यों पीछे हट रहे हो? हम देखते हैं विंग उस रात काफ़ी देर तक सोचता रहा। शायद पहली बार किसी ने उसे उसके गिल्ट के बिना आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। कुछ दिनों बाद एक रात तेज बारिश हो रही थी। लैन वांगज़े अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका रट शुरू हो चुका है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा। दरवाज़ा अचानक धीरे से खुला। उसने ऊपर देखा, विंग अंदर खड़ा था। कुछ सेकंड दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर विंग धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं अब भी डरता हूँ। लैन वांगज़े की आंखें हल्की नरम हुई। विंग ने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। लेकिन शायद मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कमरे की भारी खामोशी धीरे धीरे पिघलने लगी। उस रात पहली बार उनके बीच सिर्फ गिल्ट या मजबूरी नहीं थी, सिर्फ दो लोग थे जो लंबे समय के बाद एक दूसरे को अपनाना सीख रहे थे। और हम देखते हैं कि वो विंग जो है वो वांगज़े की मदद कर रहा था। उन दोनों के क्लॉथ्स नीचे बिखरे पड़े थे। ऊपर वांगज़े वो विंग के ऊपर डोमिनेंट हो रहा था और विंग बस मौज कर रहा था कि बी जेंटल, मैं भी अल्फा हूँ। बट वांगज़े वो सार्कास्टिक वे में बोलता है, या अल्फा बट मेरे बॉटम। और बस यही बोलते हुए वो उसको जोर से हिच पे हिट कर रहा था। और विंग वो बस बोल रहा था, बी जेंटल वांगज़े, मुझे पेन हो रहा है। और उस रूम से बस मौज का साउंड और उनके बिखरे हुए क्लॉथ्स उस पूरे सिनेरियो का गवाही दे रहे थे। बारिश पूरी रात चलती रही। सुबह जब विंग की आंखें खुली, कमरे में हल्की ग्रे रोशनी फैली हुई थी। कुछ सेकंड तक उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर उसे महसूस हुआ उसका हाथ अब भी लैन वांगज़े की उंगलियों में फंसा हुआ था। कमरे में अजीब सी शांति थी। कई महीनों में पहली बार उसके सीने में लगातार रहने वाला भारीपन थोड़ा हल्का लगा। लेकिन उसी पल गिल्ट फिर लौट आया। उसे लहजन की याद आई। उसने धीरे से नज़रें घुमाई। लैन वांगज़े अभी सो रहा था। उसका यूजुअली कोल्ड चेहरा इस वक्त सरप्राइजिंगली शांत लग रहा था। विंग कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से अपना हाथ छुड़ाने लगा। लेकिन अगले ही पल लैन वांगज़े की आंखें खुल गई। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर लैन वांगज़े ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम फिर भागने वाले हो? विंग हल्का रुक गया। उसके पास जवाब नहीं था। लैन वांगज़े उठकर बैठ गया। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसे इरिटेशन नहीं थी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। विंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगर तुम हर बार डर कर पीछे हटोगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर विंग की आंखें हल्की झुक गई, क्योंकि वो सच था। उसके अंदर अब भी डर था। अगर उसने फिर किसी को दिल से स्वीकार किया और उसे खो दिया। तभी बाहर से ईवान की रोने की आवाज़ आई। दोनों तुरंत रियलिटी में लौट आए। विंग जल्दी से उठने लगा, लेकिन लैन वांगज़े उससे पहले दरवाजे तक पहुंच गया। कुछ देर बाद वह ईवान को गोद लिए वापस आया। बच्चा अभी भी उसकी आंखों में नींद था। वो दोनों को देख रहा था, फिर अचानक हंस पड़ा। विंग के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। लैन वांगज़े ने वो छोटी सी मुस्कान नोटिस की और शायद पहली बार उसे लगा कि ये घर सच में घर जैसा महसूस हो रहा है। उस दिन ब्रेकफास्ट टेबल का माहौल अलग था। मैडम लैन क्वाइटली सब देख रही थी। विंग उसे बैठने में तकलीफ हो रहा था और वो लैन वांगज़े वो दोनों अब भी ऑकवर्ड थे, लेकिन उनके बीच की ठंडी दूरी अब कम हो चुकी थी। ईवान उसे मैडम लैन अपने गोद में बैठा रखी थी। वो उसके स्लीव्स को पकड़कर हंस रहा था। मैडम लैन की आंखें कुछ पल नम हो गई। उन्हें अचानक लहजन याद आ गया, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक हल्की राहत भी थी। शायद उनका परिवार धीरे धीरे टूटने के बाद फिर जुड़ रहा है। शाम को विंग पहली बार लैन वांगज़े के स्टडी रूम में गया। लैन वांगज़े फाइल देख रहा था। उसने ऊपर देखा, थोड़ा सरप्राइज्ड। विंग कुछ सेकेंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, फादर चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे कंपनी ज्वाइन करूं। लैन वांगज़े ने फाइल बंद कर ली। और तुम क्या चाहते हो? विंग ने खिड़की के बाहर देखा। मैं फिर से काम करना चाहता हूँ, लेकिन युवान से दूर नहीं होना चाहता। कुछ पल बाद लैन वांगज़े उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो हम दोनों संभाल लेंगे।
उसका जवाब इतना सिंपल था कि विंग कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। पहले उसे लगता था कि लैन वांगजी सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगा वह सच में उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है। धीरे धीरे विंग फिर से बिजनेस वर्ल्ड में लौटने लगा। शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स, फिर कुछ प्राइवेट डिस्कशन और आखिर में कई महीनों बाद उसने फिर चांगसे एम्पायर को मेन ऑफिस में उसने फिर कदम रखा। पूरी बिल्डिंग में हलचल मच गई। मिस्टर विंग, वो वापस आ गए हैं इतने समय बाद। आखिरकार चांगसे एम्पायर के सन वापस आ गए। वो वापस आ गए हैं। तुमने सुना मिस्टर विंग, वो वापस आ गए। विभूषण, वो वापस आ गए हैं। मिस्टर चांगसे, उसने फिर से जो है बिजनेस एम्पायर में अपना कदम रख दिया है। एम्प्लॉयज़ वो ऑलमोस्ट नर्वस हो गए थे। कभी जिस अल्फ़ा के प्रेजेंस से पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो जाता था, वो आज फिर सामने था, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव आ चुका था। उसकी आंखों की ठंडक पहले जैसे शार्प नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी पुरानी ओमेगा सेक्रेटरी खुशी से बोली, सर, आपने ऑफिस छोड़ दिया था तो सब खाई लगने लगा। बट अब विंग हल्का मुस्कुराया, अब पूरी तरह वापस नहीं आया हूँ। बट सर क्यों? विंग ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि घर पर कोई है जो मेरा इंतज़ार करते हैं। ये बोलते ही वह खुद कुछ सेकंड के लिए रुक गया और फिर मन ही मन बोला, दो लोग, युहान और लैन वांगजी। और ऊपर देखते हुए बोला, और मैं लानसान। उधर लैन मैंशन में लैन वांगजी अनयूजुअली रेस्टलेस था। वो बार बार समय देख रहा था। युहान भी आज बार बार इंटरेस्ट की तरफ देख रहा था। मैडम लैन क्वाइटली ये सब नोटिस कर रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान छिपाई। शाम को जैसे विंग घर पर लौटा, युहान खुशी से देखकर उसके तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाने लगा। विंग तुरंत नीचे आकर वो आया और अपना बैग रखकर तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया। पूरा दिन की थकान जैसे उसी पल हल्की हो गई। तभी उसकी नज़र सामने खड़े लैन वांगजी पर गई। वह यूजुअल काम एक्सप्रेशन में था, लेकिन उसकी आंखों में साफ राहत थी। मीटिंग कैसी थी? उसने कैजुअली पूछा। विंग ने तुरंत नोटिस किया ये सवाल नॉर्मल था, लेकिन उसके पीछे चिंता छिपी हुई थी। विंग धीरे से बोला, ठीक था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने पहली बार खुद पूछा, और तुम्हारा दिन? लैन वांगजी हल्का स्टन रह गया, क्योंकि इतने समय बाद विंग ने जेनुअली उसके बारे में पूछा था। रात को युवान फाइनली सो चुका था। विंग बालकनी में खड़ा सिटी लाइट्स देख रहा था। कुछ देर बाद लैन वांगजी उसके पास आकर रुक गया। अब ये ऑलमोस्ट आदत बन चुकी थी। हम देखते हैं कि पहले लैनसान उसके पीछे विंग आकर चुपचाप खड़ा हो जाता था, लेकिन अब विंग के पीछे वांगजी आकर चुपचाप खड़ा हो जाता। कुछ समय दोनों चुप रहे। फिर विंग ने धीमे स्वर में कहा, आज ऑफिस में सब पहले जैसा लग रहा था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी हो गई, और उसी वजह से मुझे डर लगा। लैन वांगजी ने उसकी तरफ देखा। क्यों? विंग हल्का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उदास थी, क्योंकि पहले वाला मेरा लाइफ लैनसान के साथ था। हवा फिर भारी हो गई, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसने धीरे से आगे कहा, कभी कभी लगता है अगर मैं खुश होने लगा तो मैं भूल जाऊंगा। मैं लैनसान को फिर से खोना नहीं चाहता, मैं उसे भूलना नहीं चाहता। लैन वांगजी कुछ सेकंड शांत रहा, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, किसी नए इंसान से प्यार करने का मतलब पुराने को भुलाना नहीं होता। विंग की सांस हल्की रुक गई। लैन वांगजी ने पहली बार ओपनली उसका हाथ पकड़ लिया। लैनसान, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहेगा। उसकी आवाज़ शांत और स्टडी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी वही खत्म हो गई है। विंग लंबे समय तक कुछ नहीं बोला, और फिर वो जानता था लैनसान की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। वांगजी, उसने अपनी जगह खुद बनाई है, बट लैनसान का जो जगह है वो उसी का है। फिर बहुत धीरे से हम देखते हैं जो विंग है उसने वांगजी की उंगलियों को पकड़ लिया, और उनका जो उंगलियां है वो आपस में घस गई। एक छोटा सा गेस्चर था, लेकिन लैन वांगजी समझ गया कि इस बार विंग पीछे नहीं हट रहा। और फिर वो दोनों फिर से अपना क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, और हम देखते हैं कि विंग का रेट इस बार ट्रिगर हो चुका था। दैट्स वाई वो अपना रोमांटिक नाइट वहाँ पे स्पेंड करते हैं। दोनों के क्लॉथ्स नीचे बिखरे पड़े रहते हैं। विंग हमेशा की तरह मॉन्स करता है, और वांगजी बस उसके क्यूट फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था, और विंग बस नो डोंट स्टॉप वांगजी, इट्स हर्ट, और बस वो यही बोल पा रहा था। समय धीरे धीरे बदल रहा था। अब लैन मैंशन पहले जैसा ठंडा नहीं लगता था। रात को अक्सर विंग और लैन वांगजी साथ बालकनी में बैठते, काम की बात करते, या बस चुपचाप सिटी लाइट्स देखते रहते। युवान का फ्यूचर प्लानिंग करते, फैमिली के बारे में बात करते। लैनसान और वांगजी अपना जो बचपन है उसको शेयर करता। कई बार देर रात तक उनके कमरे की लाइट्स जलती रहती,
क्योंकि दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। और युवान अब देखते देखते 3 साल का हो चुका था। पूरा मेंशन उसकी हंसी से भरा रहता। वह अक्सर मैडम लैन के साथ रहता और वो उन्हें ग्रैंडमा बोल के पीछे पीछे उनके घूमते रहता। और सबसे ज़्यादा उसे अपने दोनों फादर्स को साथ देखना पसंद था। कई बार वह प्राउडली सर्वेंट से कहता, पापा एंड फादर फिर से स्मेल करते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी सच में बेहतर होने लगी थी। विंग फिर बिजनेस संभाल रहा था। लैन वांगजी उसका सपोर्ट बन चुका था, लेकिन एक चीज़ अब भी नहीं बदली थी, लैन वांगजी की जेलसी। एक शाम लैन गाला इवेंट चल रहा था। बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े लोग आए हुए थे। विंग ब्लैक सूट में बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था और नेचुरली बहुत लोग उससे बात करने आ रहे थे। एक यंग अल्फा बिजनेसमैन काफ़ी देर से उसके पास खड़ा मुस्कुराकर बात कर रहा था। दूर से ये सब लैन वांगजी की आंखें देख रही थी और उसके आंखों में ठंडी एक्सप्रेशन उतर रही थी। उसने हाथ में पकड़ जूस ग्लास इतना टाइट पकड़ लिया कि अचानक ग्लास उसके हाथ में टूट गया। कांच उसकी हथेली में चुभ गया। हल्का खून बहने लगा। पास खड़े लोग घबरा गए। विंग ने जैसे ही देखा वो तुरंत उसकी तरफ आया। वांगजी! उसकी आवाज़ में साफ चिंता थी। उसने बिना कुछ सोचे लैन वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से ऊपर अपने रूम में ले गया। रूम में पहुंचते ही विंग ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? उसने परेशान होकर कहा और उसने उसके हाथों से कांच निकाला और सब ब्लीडिंग होने लगी। लैन वांगजी चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब भी हल्का गुस्सा था। विंग ने धीरे धीरे उसकी हथेली साफ की। इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा क्यों आया? कुछ सेकंड बाद लैन वांगजी ने फाइनली धीमी आवाज़ में कहा, वो आदमी तुम्हारे बहुत करीब खड़ा था। विंग कुछ पल से देखता रहा, फिर अचानक हल्का हंस पड़ा। लैन वांगजी की भौहें सिकुड़ गई। तुम हंस क्यों रहे हो? विंग ने बैंडेज बांधते हुए बहुत नरम आवाज़ में कहा, क्योंकि इतने साल भी तुम मुझे लेकर इतने ज़्यादा जेलस हो जाते हो। उसकी आंखों में अब वार्मथ थी। लैन वांगजी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं क्या करूं? मुझे अब भी पसंद नहीं जब कोई तुम्हारी तरफ उस तरह देखता है। विंग का दिल अनजाने में गर्म हो गया। उसने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और फिर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे की सॉफ्ट लाइट, बाहर की हल्की बारिश और उनके बीच की शांति, सब कुछ अब पहले से अलग था। दर्द अब भी उनके यादों का हिस्सा था। लैंसान की कमी भी हमेशा रहेगी, लेकिन अब उनके जीवन में सिर्फ खोना नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने फिर से जीना सीख लिया था। काफ़ी समय बाद अब आखिर वो दिन आ ही गया जब विंग और लैन वांगजी ने अपने दिल की सारी दीवारें गिरा दिया था। अब उनके बीच गिल्ट कम था और ट्रस्ट ज़्यादा। दर्द की यादें अब भी थी, लैंसान की यादें, लेकिन अब वो सिर्फ दुख नहीं थी, बल्कि उन लोगों की याद थी जिन्होंने उन्हें प्यार करना सिखाया था। उस रात गाला इवेंट के ऊपर वाले कमरे में दोनों लंबे समय तक साथ बैठे रहे। कई सालों बाद पहली बार विंग पूरी तरह शांत महसूस कर रहा था। लैन वांगजी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और जैसे वो उसे अब छोड़ना नहीं चाहता हो। विंग हल्का मुस्कुराया। तुम जानते हो, पहले मुझे लगता था हमारी शादी सिर्फ मजबूरी है। लैन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और अब? विंग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत ही से बोला, अब ये अपना लगता है। लैन वांगजी की आंखों में पहली बार कोई शांति दिखाई दी। उसने धीरे से विंग को अपने पास खींच लिया। तुम पहले से ही मेरा घर थे, उसने धीमी आवाज़ में कहा। करीब 3 घंटे बाद वो नीचे काला हॉल में वापस आए। इस बार एटमॉस्फेयर अलग था। पहले जहाँ दोनों के बीच थोड़ा दूरी था, विंग दूसरे पर्सन से और वांगजी किसी और को अटेंड कर रहा था, लेकिन इस बार उनके बीच नेचुरल क्लोजनेस थी। बिजनेस पार्टनर्स तुरंत नोटिस करने लगे कि दोनों फाइनली सच में साथ हैं। तभी एक बिजनेसमैन लैन वांगजी से बात करने आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले विंग क्वाइटली उसके पास आया और बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए हम देखते हैं कि उन लोग को देखने लगता है। लैन वांगजी हल्का सरप्राइज्ड हुआ, फिर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि विंग ने पहली बार पब्लिकली ऐसे उसको पकड़ रखा था। उसी समय हम देखते हैं छोटे छोटे फुट स्टेप हॉल में गूंजी। युवान, वो फादर बोलते हुए दौड़ता हुआ आ रहा था। विंग तुरंत नीचे झुका और उसे गोद में उठा लिया। युवान हंसते हुए दोनों को गले से लगा लिया। उन दोनों के गले में हाथ डाल के बोला कि पापा और फादर, मेरे दो फादर हैं। और वो तीनों वहाँ पे खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। हॉल की वार्म लाइट्स, लोगों की हल्की मुस्कानें और उनके बीच की शांति, सब कुछ फाइनली कंप्लीट लग रहा था। और जो विंग है वो हॉल में लगी वह लैंसान के फ़ोटो की तरफ देखा और बस एक स्वीट सा स्माइल उसकी तरफ पास किया और उसके मुंह से बस एक ही शब्द आया, लैंसान। और हम देखते हैं वांगजी भी लैंसान के उस पोर्ट्रेट को देख रहा था।
दूर खड़ी मैडम लैन की आंखें नम हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, सनार, अब तुम सच में खुश हो, राइट बेटा? और शायद यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा था। उन्होंने एक दूसरे को दर्द में नहीं बल्कि हीलिंग में पाया, और आखिरकार लैंड मैंशन फिर से एक घर बन गया, जहाँ पे फॉन्सी ने अपने भाई के रिवेंज को लेने के लिए जिस विंग को अपनाया था, अब वो उसकी दुनिया बन चुका था। और युवान अपने दोनों फादर के साथ खुश था। मैडम लैन, उन्होंने फाइनली विंग को अपना लिया था, और जो लैन हाउस है वो अब फाइनली एक घर बन चुका था, जहाँ पे आकर दिन भर के थकान के बाद वो सभी रेस्ट कर सकते थे। उनका रेस्ट जोन बन चुका था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। गाइस, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप लोग को मेरी स्टोरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। स्टोरी लाने में बहुत मेहनत होता है गाइस, और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द स्टोरी लाना बंद कर दूँगी, बिकॉज़ मैं अब बाहर जाने वाली हूँ। और हाँ, मुझे इस स्टोरी को मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। टेक केयर एंड बाय बाय।